देखिए मेरे भाई, सवाल ने ये कहा कि एक शॉपकीपर है, उसने 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं एक वॉशिंग मशीन पे, जिसकी कीमत 58,000 रुपए है, जो घटने के बाद होगी 42,000 रुपए। इफ द रेस्पेक्टिव डिस्काउंट आर 5%, 10% एंड X%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X? सवाल ये कह रहा है कि भाई 58,000 की कोई चीज थी, मैंने 3 डिस्काउंट दिए, 5, 10 और X के, उसके बाद उसकी कीमत रहेगी 42। तो यार आंसर बताइए क्या होगा? देखिए यार, 3-4 तरीकों से एक्सप्लेन करूंगा। पहला तरीका, चूंकि मैं ऑप्शन देख रहा हूं कि दूर दूर है, पॉइंटों में कोई अंतर नहीं है और मैं खेलना चाहूं तो खेल सकता हूं, तो मैं ऑप्शन से भी खेल सकता हूं। कैसे? मैं ये कह रहा हूं कि भाई अल्टीमेटली वो यही तो कह रहा है कि 58,000 रुपए थी कोई चीज की कीमत, अब हो गई 42,000। भाई 58,000 से 42,000 हो गई, तो कितना डिस्काउंट दिया गया? 16,000 का। आपने कहा हाँ बात तो ठीक है यार, 16,000 का डिस्काउंट दिया गया। 3 जीरो से 3 जीरो काटे, 2 से काटे 8, 2 से काटे 29, तो 29 पे 8 का डिस्काउंट कितना परसेंट कहलाएगा? तो आप कहेंगे देखो सर, अगर 30 पे 8 का डिस्काउंट पूछते तो हम ये कह देते भाई 1/30 जो होता है वो होता है 3 से ही 1/3। अगर मैं 8/30 पूछूंगा तो 8 3 24, और 8/3 करेंगे तो 2/3 यहां से है, यानी 24 और 2 26 सही 2/3, यानी 26.66% आएगा। जबकि यहां 30 नहीं 29 है, तो इसका मतलब हर हाल में 26.66 से तो बड़ा डिस्काउंट आएगा। मतलब मोटा माटी बात करें तो 27-28% के आसपास डिस्काउंट बैठेगा, लेकिन यह तय है कि 26.66 से तो ज्यादा बैठेगा, इससे ज्यादा बैठेगा। क्यों ज्यादा बैठेगा? क्योंकि यहां 29 की जगह मैंने 30 पिक कर लिया। अब आप कह रहे हैं कि हाँ यार देख लेते हैं, लेकिन अपने को डिस्काउंट 3 दे रखे हैं, 5%, 10% और X%। मैं कह रहा हूं यार इन दोनों का अगर मैं सक्सेसिव लगाऊं तो X प्लस वाई 10 और 5 15, और 10 गुना 5 0.5, 15 में से 0.5 गया 14.5। अब मुझे ये वाली वैल्यू ऐसी लेनी है कि इन दोनों को जोड़कर फिर इन दोनों का प्रोडक्ट घटाने के बाद आंसर आ जाए 26.66 से बड़ा। तो भाई ये तो आंसर नहीं दिख रहे दोनों, क्योंकि मैं 10 जोड़ूंगा तो 14 और 10 24 ही बना, 9 तो और कम बना रहा है, 12 भी आंसर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि अगर मैं 12 ले दूं तो फार्मूला होता है जी x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100। तो समझने वाली बात यह कि अगर इन दोनों को जोड़ता हूं ना तब भी 26.5 बना, जबकि मेरे तो डिस्काउंट इससे ज्यादा बनेगा, तो और माइनस होना अलग है। तो यहां से हम ये तय कर गए थे कि यार इस सवाल का आंसर किसी भी हालत में ए, बी और सी नहीं हो सकते, हमें कुछ और विकल्प देखना होगा, और एक ही विकल्प बच रहा था, दैट इज ऑप्शन डी। ये तो है स्मार्ट तरीका, अगर आप समझ पाए देन बहुत अच्छी चीज है। एक तरीका हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस सवाल में कि भाई 58,000 पहले कीमत है। आपने कहा ठीक है जी 58,000 कीमत है, अगर मैं पहला ही डिस्काउंट 10% ले दूं, अगर मैं पहला ही डिस्काउंट 10% ले दूं, 5% जो मर्जी ले लो, आप कहेंगे 10% वैल्यू कितनी बनी? तो भाई 10% जो वैल्यू हुई वो बनी इसकी 58,000 का 10% बनी 5800। लेकिन अगर मुझे 5% लेना हो तो 5800 का आधा यानी 2900, तो पहला डिस्काउंट 2900 का काट दो भाई। काटोगे तो 0 0, 10 में 9 गया 1, और 17 में 2 गया, 7 में 2 गया 5, तो ये बना 55,100 रुपए। फिर कह रहा है जी 10% का डिस्काउंट फिर से दे दो, तो 10% का डिस्काउंट दोगे तो 5510 का हो गया। हाँ जी, तो 0, 10 में से 1 गया 9, 11 में, और यहां बचा तुम्हारा 0, 10 में 5 गया 5, 14 में 5 गया 9, तो ये आया 49,590। अब यहां से दिमाग दौड़ाना कि मुझे फाइनली जो कीमत लेके आनी है ना, वो कीमत लेके आनी 42,000, नेट 42,000 लेके आनी। तो मैं कितना डिस्काउंट दूं? तो आप कहेंगे सर आपको जो डिस्काउंट देना है ना वो 7,590 का देना है, 7,590 का डिस्काउंट देना पड़ेगा, तब आपकी कहानी सेट होगी। अब ऑप्शन में देखें तो पहला ही ऑप्शन 10 है, वो रिजेक्ट क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसका 10% 4900 बनेगा। 10% कितना बनेगा? 4900। यानी मोटी भी बात कर लूं तो इसका 10% 5,000 बना, जबकि है 7500। तो ये 10% है भाई, तो 5% क्या होगा? अगर किसी चीज का 10% 5,000 है तो 5% हो जाएगा 2,500, तो ये तो जोड़ने पे 7500 बैठेगा, तो ये 15% पे आंसर आएगा। तो ये कैलकुलेशन आप ऐसे भी कर सकते थे, मतलब ये हमारी समझ के ऊपर डिपेंड है हम कैसे तोड़ना चाहते हैं। दूसरा, अगर आप अभी भी ये चीज इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं 5%, 10% ये सब, तो हम एक काम और भी कर सकते हैं।
अगर मैं मोटा मोटा रेशियो ले लूं कि भाई मैं ये जानना चाहता हूं कि ये 49,000 पे 7,000 कितना बनेगा, तो 7 एकम 7, 7 7 49 यानी 7/1 बनेगा। 1/7 यानी 14 सही 2/7% बनेगा। यानी जो भी मेरा डिस्काउंट होगा वो इससे तो बड़ा ही आएगा। अगर मैं इसे 7,000 ले लूं, इसे 49,000 ले लूं, तो भी 14 सही 2/7% से बड़ा ही की ऑप्शन दे रखा है बी। भाई ऑप्शन से जो जो जुगाड़ लग सकते हैं लगाया करो और कमेंट करके बताया करो फिर। देखिए मेरे भाई, सवाल ने कहा कि एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। जब भी कोई दुकानदार क्रय मूल्य पर चीज बेच रहा है तो बेसिकली जो प्रॉफिट कमाता है ना, वो वही होता है जो उसके माल में चीटिंग होती है। और वो कहता है कि एक आर्टिकल है जिसपे 984 ग्राम लिखा हुआ है, लेकिन खोटे बाट का प्रयोग करता है, इसका वजन बहुत कम होता है और इस वजह से 23% का प्रॉफिट हो जाता है। तो एक्चुअल वेट बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे देखिए बड़ा सिंपल है भाई, यहां हम लिखते हैं घर और यहां लिख देते हैं दिखावा। दुकानदार के घर पे क्या है और दिखावा क्या है। तो दिखावा जो था वो 984 ग्राम वजन का था। दिया कितना हमें नहीं पता, ये हमें निकालना है, लेकिन जो प्रॉफिट हो रहा है 23% हो रहा है, यानी 100 रुपए की चीज 123 में बेची है। तो पहली बात तो ये कि जो भी आंसर होगा वो 100 का मल्टीपल होगा। 100 का मल्टीपल ना ये है ना ये, यानी या तो आंसर 800 ग्राम होगा या 900 ग्राम होगा। अब हमें देखना है कि इसका ये कितना गुना है। तो आप कहेंगे 12 8 96, 8 गुना हुआ, तो 100 का 8 गुना 800 ग्राम, यानी ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। देखिए यार, बेसिक कैलकुलेशन का क्वेश्चन दे दिया, दो तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। पहला, सवाल ने पूछा आंसर क्या होगा, यूनिट डिजिट लगाएंगे, सभी का 9 है। उसके बाद एक तरीका ये कि डिजिटल सम लगा लें, 9 9 9 0 1 आया, यहाँ 9 गया 1 आया, तो जो भी आंसर होगा उसका डिजिटल सम 1 आना चाहिए। अब इसको चेक करते हैं, 9 9 9 9 1 और 1 2, ये नहीं होगा आंसर। ये 0 आ जाएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। अब यहां देखें तो 1 और 1 यानी दोनों ही मेरे आंसर हो जाएंगे। यानी मेरे भाई मैं ये कह सकता हूं कि या तो बी आंसर होगा या डी आंसर होगा, दोनों आंसर होगा। अब एक तरीका दूसरा, अब दो ऑप्शन फंसे और दोनों ऑप्शन में अंकों की संख्या अलग अलग है। जैसे यहां अंक देखें 2 और 3 5 और 2 7 अंक है, जबकि यहां एक अंक फालतू 8 अंक। अब देखते हैं क्या कहानी है। अब एक बात बताना, क्या ये दो ऑप्शन तो काट ही चुके हो आप। भाई ये 9,991 है, 9,991। अगर मैं यहां 10,000 ही ले लेता, यानी यहां जीरो ले लेता, तो गुना करके 4 जीरो और आ जाती इसके आगे, इतना ही तो आंसर रहता। मेरा पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ रहे, इतना ही आंसर रहता। अब यहां कितने अंक हो गए, 4 और 4 8, यानी मिनिमम 8 अंक तो आएंगे ही आएंगे, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। भाई अगर मैं यहां कम संख्या ले रहा हूं, 10,000 ले रहा हूं, तो यानी मिनिमम 8 अंक तो तब भी आएंगे आएंगे, जबकि यहां 7 अंक है तो इसलिए कट गया, तो आंसर आया 8। अब एक तरीका और एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इन सवालों को कैसे करना चाहिए, क्या हमारा तरीका हो, उसी बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आइए देखें, जब भी मेरे भाई मैं आपको कहूं 5 और 7 का प्रोडक्ट बताओ, तो एक खास चीज देखोगे क्या कि इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, वो कितना था, 2 है। तो मैं 5 को जो है ना 6 - 1 लिख सकता हूं और 7 को 6 + 1 लिख सकता हूं। 7 को 6 जमा 1 6 - 1, फार्मूला लगाऊंगा तो a² - b² बन जाएगा, 6 - 1। तो इसका एक तरीका है, क्या, जो इनके बीच का डिफरेंस आ रहा है उसका आधा कर दो, फिर जो रिजल्ट आ रहा है ना, जैसे 1 आया तो 5 में 1 जोड़ो 6, तो इसका आंसर हमेशा ही 6 का वर्ग - 1 का वर्ग। जैसे यहां डिफरेंस देखो कितना है, तो आप कहोगे जी 4, 4 का आधा करोगे 2, तो 31 में 2 जोड़ा 33, तो आंसर 33 का वर्ग -2 का वर्ग आएगा। अब यहां देखिए 42 और 48 के बीच का अंतर 6, तो 6 का आधा 3, तो 42 और 3 45 का वर्ग आंसर होगा, -3 का वर्ग 9 आंसर होगा। यह तरीका है इस तरीके से सवालों को करने का। अब जैसे देखिए यहां इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 9 और 9 18 अंतर, 18 का आधा किया 9 आया। तो हर हाल में 9,991 में 9 जोड़ेंगे 10,000 आएगा, तो आंसर होगा जी 10,000 का वर्ग -9 का वर्ग 81। अब आप एक बात तो समझ गए होंगे इस सवाल में, क्या कि भाई 10,000 का वर्ग करोगे ना तो 0 0 0 0, उसके बाद 4 जीरो और फिर 81 घटाओगे, फिर आप 81 घटाओगे, फिर आप 81 घटाओगे,
तो 10 में से 1 गया 9 बचा, फिर 9 में से 8 गया 1 बचा, और उसके बाद फिर 9 9 9 9 9 9 बचता चला जाएगा। हाँ है ना? और कितने अंक बचेंगे? 8। तो इस तरीके से आप डिटेल भी आंसर डी तक पहुंच सकते हैं। देखिए मेरे बच्चे, सवाल ने कहा कि भाई 12,500 रुपए का प्रिंसिपल है, 3% की रेट है, 3 साल का, वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है क्या होगा, और निकटतम रुपए में पूर्णांकित किया गया। निकटतम रुपए में पूर्णांकित का मतलब है कि जो आंसर है वो इंटीजर में नहीं है, मतलब सॉरी अप्रोक्सीमेशन में दे रखा है। अगर अप्रोक्सीमेशन में तो वो बाकी सारी चीजें नहीं लगेंगी, बेसिक कैलकुलेशन है। हम पास्कल रूल लगा लेते हैं। क्या फायदा है पास्कल रूल का? कि हमें पता है कि पास्कल रूल में ना बेसिकली पहले वाला ही निकालना होता है, उसके बाद वाला तो जल्दी कैलकुलेट होता है। 12,500 रुपए आपका प्रिंसिपल है, पास्कल रूल अप्लाई होता है 3-3-1 पे। 12,500 का 3% निकालेंगे तो 125 का 3 गुना होता है 375। फिर इसका 3% निकालोगे ना तो यहां से अप्रोक्सीमेशन स्टार्ट कर दिया। जैसे 375 की जगह अगर 400 मान लो तो 400 का 3% कितना हुआ, तो आप कहेंगे 12। तो 12 से थोड़ा छोटा समझ लो। इसके बाद वाला तो 3% निकालो ही मत। ये तब निकालो जब ऑप्शन इतना हो कि पॉइंट के बाद भी कोई दिक्कत दे रहा हो। अब बस कैलकुलेट करेंगे भाई, 375 को 3 से गुना करना है। समझो 400 को 3 से गुना करते तो कितना आता? 1200। 25 थी 75 यानी 1125, और 12 थी 36, लेकिन ये 12 से कम है तो 36 है तो 34 ले लो। यानी जो भी आंसर होगा ना वो इतना होगा, 5-4-9-3-2-5, यानी 1159 से एक आध ज्यादा होगा, एक आध कम या एक आध ज्यादा होगा। तो 1159 के आसपास एक ही ऑप्शन थी, यही आंसर। देखिए यार, इससे आसान क्यों ही क्या ही सवाल पूछेगा आपसे। कहता है यार एन नोटबुक का क्रय मूल्य 1680, तो एक नोटबुक का कितना आएगा? 1680 बटे एन, ये रहा 1680 बटे एम एन, एक ही ऑप्शन में। आगे कह रहा है एम नोटबुक का क्रय मूल्य एक्स है, तो भैया एम का एक्स है तो एक का कितना हुआ? एक्स बटे एम। तो भैया यहां तो एम बटे एक्स है तो ये गलत है, तो ये आंसर आ गया। भैया आप ये देखो ना, 1680 रुपए में एन नोटबुक है और कह रहा है एक्स रुपए में एम है, तो बस ये ध्यान दे दो एम और एन एक ही साइड होना चाहिए, या तो ऊपर हो या नीचे हो, तो यही है, तो यही आंसर है। देखिए यार, सवाल में कह रहा है कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्लेम टू सेल राइस एट ए कोस्ट प्राइस ऑफ दिस पर किलोग्राम। कहता है कि दुकानदार है और कोस्ट प्राइस पे ही चीज बेचने की बात कह रहा है, बट द वेट ही यूज इज मार्क्ड एज 1 किलोग्राम। बट जो वेट इस्तेमाल कर रहा है वो बेसिकली 1 किलोग्राम की जगह 950 ग्राम तोलता है। हमने कहा ठीक है। तो कह रहा है यार बताओ कि उसका प्रॉफिट कितना होगा अगर वो 100 किलोग्राम चावल बेच रहा है, तो उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा। हम ये देख लेते हैं यार 1 किलोग्राम पे कितना प्रॉफिट कमा ले रहा है। तो आप कहेंगे कि 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम चीज अगर ग्राहक को दे रहा है तो एक्चुअल में तो 950 ही चीज दे रहा है, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 5-19-95 और 5-20-100, यानी 1/19 का ही तो प्रॉफिट हुआ। 1/19 का प्रॉफिट हुआ, यानी 1/19 का प्रॉफिट होगा उसे कुल मिला के हर किलोग्राम पे भी। तो भैया 95 रुपए किलो चीज खरीद रहा है, हमने कहा ठीक है, और 100 किलो चीज बेचनी उसे, तो 95 गुना 100 ये हो गया आपका कोस्ट प्राइस। अब उसे प्रॉफिट कितना होगा इसका? 1/19 गुना 19 से काटेंगे, 19×5 = 95, 5 गुना 100 यानी 500, ऑप्शन सी। देखिए भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन का इतना बढ़िया सवाल कौन पूछेगा आपसे, है? कैसे चुटकियों में तोड़ना, ध्यान देना। यहां हमने देखा कि यार 0.5 लिखा हुआ है, 0.5 है तो इसका मतलब ये नंबर कभी भी 25 से भाग नहीं जाएगा, जबकि यहाँ 25 है, यहाँ 5 की पावर 2 25, भाई यहाँ 25-25 है ना, तो इसका मतलब ये और ये मेरे आंसर नहीं होंगे। जो भी आंसर होगा 5 से भाग जाएगा, तो यहाँ दोनों जगह 5 है। अब आते हैं, यहाँ 3 है और यहाँ 3 की पावर 2 है, यानी या तो 3 से भाग जाएगा या 9 से भाग जाएगा। 9 से चेक कर लेता हूं। अब देखिए भाई, 8 और 2 10, 6 16, 6 22 और 5 27, ये तो 9 से भाग हो गया, तो 3 से तो जाना ही जाना, लेकिन मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना था, तो ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। मेरे भाई सवाल में कह रहा है यदि एक बंद घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई उसकी 12 सेंटीमीटर लंबाई का क्रम से इतना % है। देखो यार, लंबाई जो दे रखी है ना सवाल ने, वो दे रखी है 12, हमने कहा ठीक है, चौड़ाई यानी ब्रेड्थ और हाइट यानी एच। कहता है चौड़ाई इसका 25%, 25% यानी 1/4, मतलब 12 का 1/4 यानी 3 है, और ये 50% है, 12 का 50% 6। तो ये डायमेंशन ही बस घुमा फिरा के दे रखी है।
अब कह रहा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए यार, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का, वो बेसिकली होता है ट्वाइस ऑफ एल बी 12 × 3 प्लस बी एच 3 × 6 एच एल 6 × 12। अब मुझे यहाँ जो दिमाग दौड़ाना है ना, वो ये दौड़ाना चाहिए हर एक बच्चे को कि सर देखिए, ये भी 3 से भाग जा रहा था, ये भी 3 से और ये भी 3 से भाग जा रहा था, और जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये 3 × 3 9 से भाग जाएंगे। यानी ये नंबर 9 से भाग जाएगा, ये भी 9 से भाग जाएगा और ये भी 9 से, क्योंकि 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो 9 से भाग जाएंगे। अब मुझे ये भी पता है कि यार यहाँ 2 है तो इवन नंबर तो आंसर होगा ही होगा, तो ये ओड है इसलिए गलत। बाकी 9 चेक करते हैं, 5 4 9 5 4 9 6 2 8 1 9, बाकी सारे ऑप्शन 9 से डिवाइड हो रहे हैं। अब 9 का फंडा कैंसिल हो गया, 9 इस्तेमाल नहीं हो सकता, और क्या लगा सकते हैं भाई, यहां से 2 कॉमन आ रहा है, यहां पे भी 2 कॉमन आ रहा है और यहां पे भी 2, तो 2 कॉमन आएगा, 2 × 2 यानी 4, आंसर 4 से भी डिवाइड होगा। 26 4 से भाग नहीं हो रहा, 22 4 से भाग नहीं हो रहा, 52 4 से भाग हो रहा, यानी ऑप्शन ए आंसर। या हम इसे सीधा गुना भी कर सकते हैं। देखिए यार, सवाल कह रहा है एक चोर ने एक पुलिसकर्मी को 150 मीटर की दूरी से देखा। चोर 13 की स्पीड से और पुलिसकर्मी 14 की स्पीड से भागना शुरू करता है। तो बताओ यार, 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, आप समझना। देखिए यार, जिस समय चोर भागना शुरू करता है उसी समय पुलिस भी भागना शुरू करती है, लेकिन चोर और पुलिस के बीच की जो गैप है वो 150 मीटर का है। 150 मीटर का गैप। चोर की स्पीड है 13 किलोमीटर पर आवर, पुलिस की स्पीड है 14 किलोमीटर पर आवर। आपने कहा तो मेरे दोस्त, अगर मैं इनकी रिलेटिव स्पीड ढूंढूं तो मैं एक बात तो कह सकता हूं, और वो ये कि भाई 1 किलोमीटर पर आवर आई रिलेटिव स्पीड, यानी पुलिस वाला है ना हर घंटे 1 किलोमीटर ज्यादा चल देगा। मतलब 60 मिनट में ना पुलिस वाला इससे 1000 मीटर की लीड कवर कर लेगा। हर 60 मिनट में 1000 मीटर पुलिस वाला आगे जाता रहा चला जाएगा, जबकि हमें दौड़ी 6 मिनट करवानी है, तो भैया 6 मिनट में कितना आगे चलता चला जाएगा, तो इसका 1/10वां हिस्सा, इसका 1/10वां हिस्सा, यानी 100 मीटर। यानी 6 मिनट में तो ना पुलिस वाला 100 मीटर की लीड ले पाएगा, जबकि लीड लेनी कितनी है 150 मीटर की। 100 मीटर की लीड ले चुका है, तो बची कितनी है 50 मीटर। और यही वो पूछ रहा है कि इनके बीच का गैप कितना है, तो आंसर होगा 50 मीटर। देखिए मेरे भाई, सवाल पूछा फॉर ए गिवन सेट ऑफ डाटा द डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड द मोड इज 72। कहता है माध्य और बहुलक का अंतर 72 है, और आपको जो बताना है माध्य और माध्यिका का अंतर ज्ञात करिए क्या होगा, ये हमसे पूछा हुआ। और सवाल में कहा कि भाई इंपेरिकल फॉर्मूले का यूज करके इसका आंसर बताना है। हमें क्या दे रखा है, मोड और मीन का डिफरेंस दे रखा है, और मीन और मीडियन का डिफरेंस पूछा हुआ। देखिए यार, ये होता है इंपेरिकल फार्मूला के जो मोड होता है वो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन होता है, लेकिन यहां वैल्यू रखे ना, आजकल जो सवाल पूछ रहा है वो सेट नहीं होंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला रखिए हमेशा कि मीन और मोड का डिफरेंस 3 होगा, तो मीडियन और मोड का डिफरेंस 2, और मीन और मीडियन का डिफरेंस हमेशा 1। जैसे अपने वाले सवाल में मीन और मोड का डिफरेंस 3 यूनिट यानी 72 दे रखा है, तो 3 यूनिट 72, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई 24। और यही मेरे भाई हमसे सवाल में पूछा हुआ है कि मीन और मीडियन का डिफरेंस बताइए क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा 24। देखिए दोस्त, सवाल में कह रहा है कि एक ट्रेपेजियम है, लेट्स से दिस इज ए ट्रेपेजियम। ये भाई हमारी एक ट्रेपेजियम है, इसका नाम है PQRS, और PQRS नाम ऐसे लिखना ताकि आपको पता रहे कौन कौन सी दो पैरेलल लाइनें दे रखी है। कह रहा PQ की लेंथ है 12, हमने कहा ओके है। RS की लेंथ है 22, ये भी ओके। एंड द डिस्टेंस बिटवीन PQ एंड RS, और कह रहा है PQ और RS के बीच की जो दूरी है मेरे दोस्त वो 14 मीटर है। यानी मेरे भाई हम ये कह सकते हैं कि यहां से यहां के बीच की जो दूरी दे दी इसने सवाल में वो 14 मीटर दे दी। यानी परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है दैट इज 14 मीटर। 2 crops are to be shown in areas of equal size। कहता है 2 क्रॉप इसके अंदर बोनी, फाइंड द एरिया अवेलेबल फॉर ईच क्रॉप। मतलब कुछ नहीं करना, आपको इसका एरिया निकालना है ट्रेपेजियम का। तो आप कहेंगे एरिया होता है हाफ इनटू सम ऑफ बोथ पैरेलल लाइन, तो 24 और 12 का ना 22 और 12 का जोड़ 34,
इंटू में हाइट, हाइट है 14। आपने यार ठीक है, 2 से काटेंगे 7 है। तो एरिया जो आया मेरे बच्चे पूरे ट्रेपीजियम का वो आया 34 × 7। उसने कहा यार इस पूरे मैदान को ना 2 बराबर क्षेत्रफलों में बांटना है ताकि 2 फसलें बो सके। तो हर एक फसल बोने के लिए आधा एरिया होगा, यानी 17 × 7। तो कह रहा है हर एक फसल को बोने के लिए कितना एरिया चाहिएगा, 17 7 119, यानी ऑप्शन ए। देखिए यार सवाल ने कहा कि ए बी और सी 3 घंटियां हर 15 24 और 42 सेकंड में बजती हैं। यदि वे सुबह 8 बजे एक साथ बजी हैं तो 8 से 10 के बीच में कितनी बार बजेंगे, और 8 बजे वाला शामिल करना है। 8 बजे वाला शामिल करना मतलब एक जोड़ना है, क्योंकि सुबह 8 बजे जब इनको स्टार्ट किया होगा तो सारों ने एक साथ बजना शुरू किया। तो सबसे पहला काम यह है कि 15 24 और 42 का एलसीएम लेना। हमें इनका सबसे पहले एलसीएम लेना है, तो जैसे 24 को हम लिख सकते हैं 8 × 3। अब 8 उठा लेते हैं क्योंकि 8 से बड़ा कोई भी फैक्टर अंदर नहीं है। 3 उठा लेते हैं क्योंकि 3 से भी बड़ा कोई फैक्टर नहीं है अंदर। अब 15 में 5 और 3 होता है, 3 आ चुका है तो 5 ले लो। 42 में 3 भी आ चुका, 2 भी, तो बचा कितना, 7। तो ये आया मेरे भाई एलसीएम। अब यानी हम ये कह सकते हैं इतने सेकंड बाद, इतने सेकंड के बाद सारी घंटियां एक बार बजी होंगी। आपने कहा ठीक है। बजाना कितनी देर में, 8 बजे से और 10 बजे के बीच में। तो 8 से 10 के बीच में 2 घंटे हो गए। 1 घंटे में 3600 सेकंड, तो 2 घंटे में कितना, तो 3600 × 2, इतने सेकंड हमें बजाना। अब देखो यार करना क्या है कि 8 पंजे 40, 40 दिए 120, 120 से इसे काटोगे 12 दिए 36, तो 30 आया, 30 दूनी 60। तो आंसर जो आया 60/7। तो 7 8 56, यानी 8 बार तो एग्जैक्ट बज जाएगी और अगली बार बज नहीं पाएगी। तो 8 बार तो बजेंगी बीच में और एक बार जोड़ना होता है शुरुआत वाला टाइम, तो कुल मिला के 9 बार बजेंगे। ऑप्शन है। देखिए दोस्त सवाल कह रहा है कि एक्स ने एक वॉशिंग मशीन को 20% के लाभ पर वाई को बेचा है। वाई से 12% की हानि पर जेड को बेचता है और जेड इसे 30% के प्रॉफिट पे टी को बेच देता है। यदि जेड का लाभ एक्स के लाभ से 87.76 मतलब 87.60 ज्यादा है तो वाई ने वॉशिंग मशीन किस मूल्य पर बेची है, ये हमारा सवाल है। अब जो ये एक्स्ट्रा कहानी है ना, ये है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट की, नॉट प्रॉफिट परसेंटेज की। ठीक है जी। तो बड़ा सोच समझ के सवाल को करके चलना होगा आपको। कैसे, तो देखो यार हम कर क्या लेते हैं, यहां से एक्स वाई जेड और यहां है टी। कहता है एक्स ने वॉशिंग मशीन 20% प्रॉफिट बेची, नहीं 5 की चीज 6 में बेचती। वाई ने 12% के लॉस पे बेचा, तो 12% की फ्रैक्शन 4% 1/25, तो 12 हुआ 3/25, यानी वाई ने 25 में खरीदी, 3 का लॉस लेके 22 में बेच दी। और कहता है जेड ने इसे 30% के प्रॉफिट पे बेचा, यानी 10 में खरीद के 13 में बेच दिया। आपने कहा हाँ यार बात तो सही है। अब हमें यहां क्या करना होगा कि रेशियो सेट करना। रेशियो सेट करना इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर दिस क्वेश्चन। जैसे रेशियो सेट अगर करने में जाऊं तो दिक्कत क्या होगी कि 10 से जैसे इधर 10 10 25 25 6 6 22 22, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो रही होगी। अब सवाल ने हमको कहा कि वाई ने वॉशिंग मशीन किस मूल्य पर खरीदी। देखो तो यार भाई 25 5 125 के बाद 1 0, ये 150, 132 के बाद 0, और यहां 132 को 13 से करेंगे तो 0। या मारो गोली यार, हमें इसकी जरूरत ही नहीं, तो 132 × 13 लिख देते हैं। अब देखना सवाल को। अब उसने कहा कि यार यदि जेड का लाभ, तो जेड ने 1320 की चीज यानी 132 × 10 वाली चीज 132 × 13 में बेची, तो 132 × 3 का प्रॉफिट हुआ। और एक्स का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 1250 से 250 प्रॉफिट है। कहते हैं कितना ज्यादा है, 3 दूनी 6 3 3 9 396, तो भैया ये 146 ज्यादा है ये। तो 146 की जो वैल्यू है 87.6 दे रखी है। तो कह रहा है वाई ने वॉशिंग मशीन किस मूल्य पर खरीदी, तो वाई ने खरीदी होगी 1500 में, तो 1500 की वैल्यू बताइए। देखिए 0 से ये डेसिमल हटा। अब देखो यार इसको इससे काटेंगे 6 आएगा और 6 को 150 से गुना करेंगे 900, ये डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा।
देखिए मेरे भाई, ज्योमेट्री का क्वेश्चन पूछा और बच्चे जानते हैं सवाल में किस चीज में फंसे, इसकी फिगर के समझ में। सवाल ने कहा कोई क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, एडी बीसी सीडी दे रखी है, एडी और ए बी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। यहां से ही बात पता चल गई कि भाई ये दोनों तो साइड है, एडी और ए बी दोनों साइडें बन रही है, लेकिन बीडी जो है वो बीसी के ऊपर डायगोनल है, बीडी बीसी के ऊपर डायगोनल। देखो बीडी डायगोनल बन गया, कहता वो किसी एक भुजा पे डायगोनल है, तो क्षेत्रफल बताइए। ऐसे में करते क्या है, हमें बस ये देखना है कि यार ए दोनों में कॉमन है, तो यानी एक कोण 90 डिग्री का बना लो, बाकी देखी जाएगी। जैसे अगर मैं बनाऊं 90 डिग्री का, ये कोण 90 डिग्री का मैंने बना लिया, अब मैं जो मर्जी फिगर ले लूं यार, क्या ही फर्क पड़ा सवाल में, मैं जैसे मर्जी बना दूं, बस ये 90 बना दिया, ए बी सी और डी। सवाल ने कहा कि भाई एडी की लेंथ 9 है, बीसी की लेंथ 8 है, सीडी की लेंथ 17 है, और भैया बाकी आप बताओ अपनी मर्जी से। 9 8 बीसी और सीडी आ गया 17। अब आगे, अब हमें कह रहा है कि बीडी जो है वो बीसी पे परपेंडिकुलर है, यानी ये वाली भुजा इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, बीडी बीसी पे परपेंडिकुलर है। कह रहा है यार ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला कोण 90 डिग्री है। तो आप यहां एक ट्रिपलेट सेट कर सकते हैं, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज होगी, तो 8 और 17 के साथ ट्रिपलेट सेट करोगे तो आएगा 8 15 17, यानी ये वाली साइड 15 होगी, और 9 और 15 में ट्रिपलेट सेट करोगे तो 9 12 15। अब ट्रिपलेट सेट हो गया, अब एरिया निकाल देंगे। भैया इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू इन दोनों भुजाओं का प्रोडक्ट, तो 15 8 120 का आधा 60, और यहां क्या हो जाएगा, इन दोनों के प्रोडक्ट का आधा, तो 12 का आधा 6 9 6 54, 60 और 54 को जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 114, यानी ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। भाई ग्रुप डी में सवाल पूछा 999 का क्यूब निकाल के बताइए क्या होगा। दो तरीकों से एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहली चीज तो ये कि जब भी कोई संख्या 9 आ रखी है तो इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो 0 0 0, यानी इसके डिजिटल सम के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जो भी आंसर होगा उसका डिजिटल सम 0 होना चाहिए। पहले वाले में देखें 9 तो 0 ही बनाएगा, 7 और 5 12 3 आएगा, 7 4 11 2 आएगा, 7 और 3 10 1 आएगा, 7 और 2 9 0, केवल ऑप्शन डी का ही डिजिटल सम 0 है। अब मैं एक खूबसूरत ट्रिक आपको सिखाने जा रहा हूं कि क्यूब में अगर 9 रिपीट हो रहा हो तो कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 9 का क्यूब बताइए, तो आप कहेंगे 9 का क्यूब होता है 729, ये याद होना चाहिए, बस इसके बाद की जरूरत नहीं। अब 99 का क्यूब निकालिए, तो 99 के क्यूब में क्या होता है कि यहां कितनी बार लिखा है, 2 बार, तो 2 बार लिखिए, फिर 2 लिखना ही लिखना है। अब यहां 2 बार लिखा है तो एक जीरो लिखनी है, एक कम जीरो। अब 99 में से 2 घटाएंगे 97 लिखिए, यह आंसर आएगा। जैसे मान लीजिए 999 का क्यूब जो हमारे पेपर में पूछा हुआ है, तो 3 बार लिखा है तो 3 बार 9 लिखिए, अब 2 लिखिए। अब यहां कितनी बार है, 1 2 3, तो 2 जीरो लिखिए, फिर 999 से 2 घटाया 997, यह आंसर। अब 4 बार 9 का क्यूब बताइए, मन मन में सोचिए, तो आप कहेंगे देखिए सर 4 बार 9 लिखना है, या 1 2 3 4, अब 2 लिखना है। अब 4 बार 9 में से 2 ये यहां पे आना, अब 2 लिखना है। अब क्या करना है, 1 2 3 4 बार था तो 3 जीरो लगाना है। अब 9999 से 2 घटाएंगे 9997। ये होता है क्यूब निकालने का एक तरीका। अगर ये बात भी पता हो तो ऑप्शन अगर आगे पीछे भी हो तो आप चुटकियों में निकाल देंगे। क्या, हमेशा ध्यान ये रखना कि जब भी 9 का क्यूब या 99 ऐसे नंबर का क्यूब निकालना है, तो जहां 9 9 खत्म होते हैं ना, उसके बाद 2 आएगा ही आएगा, 2 आएगा ही आएगा। हम इस ऑप्शन से तलाश सकते थे कि भैया 9 खत्म होते ही 5 है, या 9 खत्म होते ही 4 है, या 9 खत्म होते ही 3 है, या 9 खत्म होते ही 2 है। आप बताइए यूनिक लगा कि नहीं भाई ये चीज। देखिए भाई सवाल ने कहा कि द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर इज 20 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। भाई हम यहाँ लिखते हैं एलसीएम और यहाँ लिखते हैं एचसीएफ। हमें पता है दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन दो संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब कहता है कि यार जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 20 गुना, और एचसीएफ की जो वैल्यू वो 213, तो एचसीएफ 213 है तो एलसीएम 213 का 20 गुना है। ऐसा मैं नहीं सवाल कर रहा, मैंने कहा ठीक है जी। अब सवाल में कह रहा है
कि एक संख्या का ज्ञान दिया हुआ है कि उसे जब हम 225 से भाग देते हैं तो 4 भागफल आता है और 165 शेषफल आता है। तो डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है नंबर। तो 225 को 4 से किया, 1000 में 165 जोड़ा 1165। तो एक संख्या 1165, तो दूसरी संख्या बताइए क्या हो। दूसरी संख्या बताइए मेरे दोस्तों क्या होगी, ये हमारा सवाल। आपने कहा ठीक है जी। अब हमें इन्हीं सारी चीजों को बस सोल्व करना और कुछ भी नहीं। देखो यार, यहां अगर मैं यूनिट डिजिट पकड़ू ना तो आप कह देंगे इकाई का अंक आएगा 0, क्योंकि यहाँ 0 है। तो यहां 0 लाने के लिए हर हाल में ये नंबर इवन होना चाहिए। ये इवन है, ये हो सकता है, ये ओड है, नहीं होगा, ये ओड है, नहीं होगा। तो ए और डी में से कोई एक राइट आंसर होगा। ए और डी में से कोई एक राइट आंसर मुझे चुनना होगा। तो कम से कम 2 तो हटे। अब बाकी का दिमाग दौड़ाते हैं। अब ए और डी को ध्यान से देखोगे तो लगभग डबल है, 426 और 852 है। तो अगर मैं यार थोड़ा सा भी अंदाजा लगा लूं तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये इसका लगभग कितना गुना है। 200 का 5 गुना होता है 1000, और 13 5 65, यानी लगभग 5 या 6 गुने के आसपास है ये। या तो ये 5 गुना होगा या 6 गुना, यानी लगभग 5.5 गुना मान लेते हैं। किसी को दिक्कत है? नहीं। तो यहां क्या आया? तो यहां आप कहेंगे जी 0 2 3 6, तो 4260 है। तो अब वो आंसर लेना है जिसका 5.5 गुना करने पे 4260 आ जाए। तो इसका तो 10 गुना करने पे 4260 आएगा। तो नेचुरल ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर आएगा। भाई मेरा पॉइंट फिर से समझना, मैंने कैसे इस सवाल को ब्रेक किया समझिए। मैंने बेसिक चीजें लिखी जो जो सवाल ने दी मुझे। तो मैंने सबसे पहले तो ये देखा कि यार सवाल में यूनिट डिजिट क्या है, इन सबको गुना करेंगे, इकाई का अंक 0 आया। यहां 0 लाने के लिए 5 को किसी इवन नंबर से गुना करना था, तो ये ऑप्शन हटा दिया, ये हटा दिया। अब मेरे पास अप्रोक्सीमेशन एक माध्यम बचा था, कारण कि मैं एग्जैक्ट सोल्व करूंगा। मेरे पास इतने लंबे चौड़े ऑप्शन है, एक 400 के नजदीक, एक 800 के नजदीक है, वहां से ढूंढ लूंगा। मैं ये कह रहा था कि अरे 200 का लगभग 5 गुना 1000 होता है, तो ये 1165 है, तो लगभग 5.5 गुना होगा। और इन्हें गुना करेंगे तो आप कहेंगे जी ये आ रहा है 426, यानी 4260। अब कौन से ऑप्शन का 5 गुना 4260? आप कहेंगे इसका तो 10 गुना आ रहा है सर, जबकि मुझे चाहिए 5.5 गुना। तो ये आंसर तो नहीं होगा बच्चा, यही मेरा राइट आंसर। मुझे यार ये सवाल बढ़िया लगा, ध्यान से देखिए सवाल क्या कह रहा है। कहता है एक फैक्ट्री को घनाभाकार के आकार में बनाया जाता है और इसकी छत नहीं है, यानी ऊपर से खाली ओपन है। कहता है इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे दी है। फिर इस ढांचे के खुले ऊपरी हिस्से को, यानी इसकी छत को पूरी तरह से ढकने के लिए ऊपर से एक अर्ध बेलनाकार ढांचा लगाया जाता है, यानी बेलन का आधा हिस्सा लगाया जाता है। तो कह रहा है छत बनाने वाले अर्ध बेलनाकार ढांचे का आयतन ज्ञात करिए। तो हमें क्या करना है यार, टोटल वॉल्यूम निकालना है बेलन का, उसका आधा कर देना है। अब आप कहोगे जी बेलन का आयतन क्या होता है जी, पाई, यानी 22 आया बटे 7, यानी 11 का मल्टीपल। लेकिन ये भी 11 का मल्टीपल और ये भी 11 का मल्टीपल। अब हम फंस गए। अब क्या करें? अब आपको पहले फिगर समझाता हूं। देखिए दोस्त, सवाल में कह रहा है कि ये एक क्यूबोइडिकल शेप कमरा है। आपने कहा ठीक है, 140 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा, 10 मीटर ऊंचा। अब इस कमरे की है ना छत खाली थी, तो इसके ऊपर हमने एक बेलन लिया पूरा बड़ा सारा और उसे बीच से काटा और कटा हुआ हिस्सा इसके ऊपर रख दिया। आपने कहा ठीक है। जब हमने इस पे कटा हुआ हिस्सा रख दिया तो कह रहा है इस बेलन की हाइट बताओ क्या होगी। तो आप कहेंगे बेलन की हाइट होगी 140, तो बेलन का वॉल्यूम होता है पाई आर, आर यानी रेडियस चाहिएगी। अब ये बताइए कि इस बेलन का व्यास तो 10 ही रहेगा जितना यहां है। आपने कहा ठीक है, अगर ये 10 ही रहेगा तो इसकी रेडियस तो आधी हो जाएगी ना 5, तो रेडियस होगी 5, तो 5 गुना 5 पाई आर स्क्वायर। और हाइट कितनी होगी 140। लेकिन ये हो गया पूरे बेलन का वॉल्यूम, हमें क्या चाहिए इसका आधा, तो डिवाइड कर देते हैं 2 से। आपने कहा ठीक है जी, 7 दूनी 14, 14 से काटा 10 आया। अब क्या करें जी, 22 पांजे 110, 11 पांजे 55, 5500 मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर आ गया, यानी ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर है। बस फिगर की समझ चाहिए। देखिए मेरे भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक रिपीटेड क्वेश्चन है बट डिफरेंट लैंग्वेज के साथ दिया। कह रहा है यार 3903 रुपए की कोई राशि है। 3903 को देख के एक समझ में आ रहा है क्या कि यार ये जो नंबर है ना सर, ये जो नंबर है ये 3 से भाग जाएगा। तो जो भी ऑप्शन 3 से भाग जाए वो हम टिक लगा सकते हैं आंसर में, है ना। लेकिन मुझे लग रहा है सारे ही भाग जाएंगे। 8 1 9, 8 2 10, ये भाग नहीं जाएगा, हटा दो। ये भाग जा रहा है 7 2 9, ये भाग नहीं जा रहा, हटा दो। लेकिन अभी भी हम सी और डी में फंसे हुए, कोई एक आंसर हो सकता है ना। अब थोड़ा आगे चलते हैं।
कहता है ए और बी के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है कि 4% की वार्षिक दर से 7 वर्षों के अंत में ए को हिस्सा और 9 वर्षों के अंत में बी के हिस्से आपस में बराबर होते हैं, तो ए का हिस्सा ज्ञात करिए। देखिए एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। यह सवाल पूछा जाता है कि यार ये कोई पैसा है, इस पैसे को है ना 2 लोगों में बांटा गया, 2 लोगों के हिस्से में बांटा गया, एक का नाम ए रख लेते हैं, एक का नाम बी रख लेते हैं, और इनका टाइम दे देगा, कह देगा यार ये मान लीजिए 10 साल का, ये 15 साल का या 12 साल का है, और कहे कि यार, या यूं कह देगा इस हिस्से पे 10 साल और इस हिस्से पे 12 साल बाद जो इनसे अमाउंट मिलेगा ना वो इक्वल होगा, मिश्र धन दोनों से बराबर प्राप्त होगा। सवाल इस तरह रहता है कि एक राजा है, उसने अपनी संपत्ति को अपने 2 बच्चों में बांटा है, एक की उम्र 10 साल है, एक की उम्र 12 साल, इस तरह से बांटा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से 100 साल बाद इनको बराबर पैसा मिले। तो हम इसमें एक तरीका सिखाते हैं कि सर जो रेट दे रखी है ना, जो भी रेट दे रखी है उसकी फ्रैक्शन बना लो। जैसे R% रेट है तो इसकी फ्रैक्शन आई R/100। अब इसमें क्या करना कि जो छोटा बच्चा है ना, छोटा बच्चा कौन सा, छोटा बच्चा से यहां मतलब ये कि जिसके पास ज्यादा समय ब्याज कमाने के लिए, जैसे अगर मान ले इसकी उम्र 10 साल और इसकी उम्र 12 साल है और मैं कह रहा हूं 100 साल में बराबर धन मिलेगा, तो आप कहेंगे इसके पास समय कम है, तो जिसके पास समय कम होगा उसको हिस्सा ज्यादा देते हैं, तो इसे 100 + R मिलेगा और इसे 100। अब ये देखा करो इनकी एज में डिफरेंस कितना है, 2 साल का, तो इसकी पावर 2 कर दो, इसकी पावर 2 कर दो, बस ये मेरा आंसर होता है। जैसे इस सवाल में अगर हम आए तो भैया 2 आदमी है ए और बी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 1/25 ना, 4% की फ्रैक्शन 1/25। तो करना क्या है कि जिसके पास टाइम ज्यादा उसे तो मिलेगा 25 और जिसके पास टाइम कम है उसे मिलेगा 1 ज्यादा 26। तो 9 वर्षों वाला कौन है, बी, तो बी के पास समय ज्यादा है तो बी को कम हिस्सा मिलेगा, यानी बी को मिलेगा 25 और ए को मिलेगा 1 ज्यादा यानी 26। आपने कहा ठीक है। ये तब होता जब इनकी उम्र के बीच का अंतर 1 साल होता है, यहां तो 7 और 9 2 साल का डिफरेंस है, तो 2 पावर कर दो। अब ध्यान से देखिए कि हमसे पूछा किसकी वैल्यू, ए की, तो ए के अंदर 5 मौजूद है नहीं, इसके अंदर 5 मौजूद है नहीं, तो इसका मतलब 5 वाला मेरा आंसर नहीं होगा, बचा एक ही ऑप्शन, यही मेरा आंसर। अगर डिटेल करें तो 26 का और 676 और 25 का और 625, इन दोनों को जोड़ देंगे और इन दोनों का जो भी जोड़ आएगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे 3903 से, तो 1 यूनिट की वैल्यू तो 676 की वैल्यू। भाई ये तो जो भी आंसर आएगा वो 5 का मल्टीपल आएगा, है ना, और यहां 5 का मल्टीपल होगा नहीं, तो यानी सी आंसर नहीं होगा। देखिए यार एक सवाल रहता है क्या कि कोई पैसा है, इस पैसे को ना 2 लोगों में बांटा गया, लेट से ए और बी, ए और बी 2 लोगों में बांटा गया। सवाल में कह देगा कि भैया इनको जो पैसा बांटा गया है इसको 10 साल मिलेंगे उस पैसे पे ब्याज कमाने के और इसको 12 साल मिलेंगे उस पैसे पे ब्याज कमाने के, या इनमें कोई भी एज दे सकता है। और फिर कहेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है मान लीजिए 10%, तो 10% की फ्रैक्शन बनाइए 1/10, और सवाल में कह देगा 10 साल बाद इसे और 12 साल बाद इसे जो अमाउंट मिलेगा मिश्र धन वो दोनों की बराबर होगी। तो बताइए उस पैसे के इन्होंने किस अनुपात में बांटा। आंख बंद करके एक काम करिए, जो रेट है उसकी फ्रैक्शन बनाइए। अब इन दोनों में देखिए कम समय किसके पास है, तो आप कहेंगे इसके पास तो 12 साल है, इसके पास 10 ही साल है पैसा बराबर करने का, तो जिसके पास कम समय है उसे पैसा ज्यादा दो और जिसके पास समय ज्यादा है उसको पैसा कम दो। तो 10 1 रुपए ब्याज, तो इसको 10 रुपए नहीं 11 रुपए दो और इसे 10 रुपए दो। क्यों? क्योंकि इसके पास समय कम है, इसके पास समय ज्यादा है। अब क्या करना है, ये हो गया, उसके बाद जितना इनकी एज का डिफरेंस है वो पावर लगा दो, तो इस अनुपात में मेरे बच्चे इनको पैसा बांटना होगा। देखिए मेरे भाई सवाल कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति V1 और V2 किलोमीटर/आवर की चाल से समान दूरी तय करते हैं तो उनकी औसत चाल 5 किलोमीटर/आवर होती है। जब आप सेम डिस्टेंस चलते हैं तो आपकी एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला होता है क्या, ट्वाइस ऑफ बोथ स्पीड, यानी दोनों स्पीड का प्रोडक्ट। अब V1 V2 कौन लिखेगा, तो A और B लिख लेते हैं, A इंटू बी बटे में दोनों स्पीड का जोड़। ये रहता है मेरे भाई एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला जब आपने सेम डिस्टेंस ट्रेवल की। अगली लाइन में कह रहा है क्या, क्या कह रहा है भाई, अगली लाइन में वो ये कह रहा है कि जब वे समान समयावधि में इन्हीं चालों से यात्रा करते हैं, वहां डिस्टेंस सेम थी, यहां टाइम सेम है। अगर आप सेम टाइम के लिए 2 स्पीड से चलेंगे तो एवरेज स्पीड क्या होती, दोनों स्पीडों का आधा हो जाएगा। क्यों हो जाता है आधा, समझो।
भाई मान लीजिए आप यहां 10 की स्पीड से चल रहे थे, यहां आप 11 की स्पीड से चल रहे हैं और सेम टाइम के लिए चल रहे हैं। तो मान लो एक एक घंटे के लिए चल रहे, तो 1 घंटे में या 10 चल दोगे, 1 घंटे में या 11, टोटल डिस्टेंस इतनी और टाइम हो गया। तो जब सेम टाइम के लिए चलते हैं ना मेरे भाई, तो उस केस में दोनों स्पीड का आधा ले लेते हैं एवरेज। तो यहां वही बात कह रहा है कि जब सेम टाइम के लिए चल रहे हैं तो एवरेज स्पीड हो जाती है 5.5। मतलब ए प्लस बी का आधा जो है वो 5.5 है। अब यहां से 2 को 5.5 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 11। आपने कहा हाँ ये बात सही है, ये 11 आ जाएगा। ठीक है जी। अगर a प्लस बी की वैल्यू 11 यहां रख दें तो 11 5 55, तो a इंटू बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 55/2। हाँ सर ये बात भी सही है, 55/2। हमसे पूछा क्या है, तो कहता है दोनों स्पीड का डिफरेंस निकाल के बताइए क्या हो। तो भैया एक फार्मूला होता है क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होगा वो हमेशा ही a प्लस बी के होल स्क्वायर -4ab के बराबर हो। अब आपको a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है जी, हाँ 11, 11 का वर्ग 121, 4ab की वैल्यू है जी 55/2। 2 से काटेंगे 2, 55 दूनी 110, 121 में 10 गया 11। तो यहां स्क्वायर जब इधर लाओगे स्क्वायर रूट, तो आंसर आ जाएगा √11, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है एक तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है जिसका क्षेत्रफल 1089 है। यानी आपके पास एक वर्ग है, कहता है ये वर्ग है, इस वर्ग को हमने बनाया किसी तार को मोड़ के, तो इसका एरिया दे रखा है। तो अगर इसकी साइड ए है तो ए स्क्वायर बराबर 1089। अब 1089 का वर्गमूल निकालोगे 33 आएगा, यानी इसकी साइड जो आई वो 33 आई। अगर इसका पेरीमीटर पूछूं तो 4 गुना 33 आया। आपने कहा ठीक है, यानी इतने मीटर लंबे तार से हमने एक वर्ग बना दिया। अब कहता है इसी पेरीमीटर को लेके ना हमने एक रेक्टेंगल बना दिया, लेकिन जब रेक्टेंगल बनाने लगे तो जो उसकी चौड़ाई थी, नहीं उसकी लंबाई है 40, चौड़ाई बताओ क्या होगी। तो भाई रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है ना, अच्छा ये 40 है तो ये भी 40 होगी, 40 40 80 और ये 33 चौक कितना हुआ 132। तो 132 हुआ इस पूरी रेक्टेंगल का परिमाप, उसमें से 40 40 80 हटा देंगे तो बचा कितना भैया 42। 42 के 2 बराबर टुकड़े कर दोगे, नहीं 42 नहीं बचा, 8 4 12 52 बचा भाई, तो 52 बचा। तो 52 के 2 बराबर टुकड़े करेंगे तो यानी ब्रैट ताई 26 26। अब पूछ ये रहा होगा 26, तो यही मेरा आंसर आ गया, यानी ऑप्शन सी। देखिए मेरे दोस्त सवाल ने कहा कि इन ए सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन सब्जेक्ट ए बी एंड सी इज दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। अरेंजमेंट्स फॉर देयर अकोमोडेशन आर टू बी मेड इन सेपरेट रूम्स। कहता है अलग अलग कमरों में हमें इनका अरेंजमेंट करना है सच दैट ईच रूम कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। कहता है हर एक कमरे में बराबर संख्या में पार्टिसिपेंट हो, और ऑल पार्टिसिपेंट्स इन ए सिंगल रूम बिलोंग टू द सेम सब्जेक्ट। और एक कमरे में जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे ना वो एक ही सब्जेक्ट के होने चाहिए, ऐसा नहीं कि ए और बी सब्जेक्ट के मिला के बैठा दिए। तो कहता बताओ यार कम से कम कितने कमरों की हमें जरूरत होगी इस तरीके का अरेंजमेंट करने में। तो ऐसे सवालों में आपको ये देखना है यार ए बी और सी 3 सब्जेक्ट है, इसमें 90 96 बच्चे हैं, इसमें 160 बच्चे हैं और इसमें 224 बच्चे हैं। कहता हमें मिनिमम रूम चाहिए, मिनिमम रूम्स चाहिए। अगर रूम्स की संख्या मिनिमम चाहिए ना मेरे भाई, तो फिर मेरे दोस्तों आपको करना क्या होगा कि हर एक रूम में बैठने वाले बच्चों की संख्या मैक्सिमम लेनी होगी, लेकिन वो मैक्सिमम नंबर ऐसा होना चाहिए जो इन सबको एग्जैक्ट डिवाइड करते हैं। तो आप कहेंगे देखो सर 16 से भाग जा रहा है, 16 छिक्के 96, 16 ढाई 110 और 224 को 16 चौकों 64, 16 गुना 14। आप कहेंगे सर एक चीज और भी तो है, 16 16 तो दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन इसमें 2 है 2 है 2 है, तो सर जो इसका HCF आएगा ना वो 32 आएगा। यानी मैक्सिमम जो बच्चे बैठ सकते हैं ना वो 32 बैठ सकते हैं। तो अगर सवाल में ये पूछा होता ना यार एक कमरे में बैठने के लिए अधिकतम बच्चों की संख्या ज्ञात करो, तो 32 होता, लेकिन उसने पूछा कमरों की जरूरत बताइए कितने, तो भाग देंगे। देखो यार इसे 32 से भाग देंगे तो 16 दूनी 32, 3 कमरे चाहिए। इसे 32 से भाग देंगे 5 कमरे चाहिए। इसे 32 से भाग देंगे 7 कमरे, 7 5 12 और 3 15, तो 15 कमरों की जरूरत हमें होगी, यानी ऑप्शन ए। देखिए यार
मतलब बड़ा बेसिक सा सवाल है। कहता है कोई बेलन, उसकी रेडियस आर है और हाइट एच है। तीन ऐसे बेलन है, एक के ऊपर एक रख दिया गया। अगर एक के ऊपर एक रखोगे तो जो टोटल ठोस बनेगा उसकी रेडियस तो आर ही रहेगी, लेकिन जो उसकी हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी 3h। अब कह रहा है अब जो नया सिस्टम बनाया है उसका टोटल सरफेस एरिया बताओ। तो टोटल सरफेस एरिया भाई होता है क्या, 2πr(h+r). अब कहानी ये है कि 2πr तो रहेगा सेम, लेकिन h जो है वो 3 टाइम्स है, 3h हो जाएगा, और r बस तो गुना करेंगे, 3 दूनी 6πrh और 2πr²। ये मेरा आंसर, 6πrh और 2πr², यानी ऑप्शन बी। देखिए मेरे दोस्त, सवाल ये कह रहा है कि भाई एडी और बीई एक खेल के मैदान में ऊर्ध्वाधर खड़े हुए खंबे हैं जो 30 मीटर और 15 मीटर दो लंबे खंबे हैं। ए और बी इन खंभों के बेस है, पद है यानी बेस है। यानी आप ये कह सकते हैं कि दो खंबे हैं, एक खंबा ये समझ लीजिए और दूसरा खंबा एक और मान लेते हैं। हमें नहीं पता कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, बाद में सेटिंग कर लेंगे सोल्व करते होते। ये दो खंबे हैं जी। अब आगे इसका नाम ए रख लेते हैं, इसका नाम डी रख लेते हैं, इसका नाम बी रख लेते हैं, इसका नाम सी रख लेते हैं। रख लिया। अच्छा, एडी 30 है और बीसी 15 दे रखा है। सॉरी सॉरी, मैंने लेंथ को मेजर ठीक से नहीं किया। लो जी, छोटा कर दिया अपने हाथ में, हमने इनको बना दिया जी। ये 30 दे रखा है और ये 15 है, और कह रहा है इनके बीच की जो दूरी है दैट इज 36। कहता है इनके बीच की दूरी 36 मीटर। हमने कहा यार ये बात भी ठीक है। अब कहता है सीई एक लाइन है जो बी ए के पैरेलल है। सीई एक लाइन है जो बी ए के पैरेलल है, और ई जो पॉइंट है वो एडी के ऊपर है। तो कहता है डीईसी और आयत इसके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। देखो यार ध्यान से, अब हमसे वो यही पूछ रहा है कि भैया इसको इससे मिला दें तो इनके एरिया का रेशियो बताइए। तो आप एक चीज कहेंगे कि देखो दोस्त, ये है 15, ये 30 है, ये 15 है, तो ये कितनी बची 15, ये कितना 36। अब हमसे उसने कहा कि भाई डीईसी का एरिया निकालो, तो आप कहेंगे जी इसका एरिया हो जाएगा 1/2 × 15 × 36। बिल्कुल ठीक है। और साथ में उसने कहा कि ए बी सी ई का एरिया बताओ, ए बी सी इसका एरिया, तो इसका एरिया हो जाएगा 36 × 15, लंबाई गुना चौड़ाई, इससे एक कट गया तो आंसर आया 1:2, यानी ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है। देखिए मेरे भाई, सवाल में हमसे पूछा है x - y बताइए क्या होगा, तो हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी। तो यार हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनके वर्गों का योग करें तो 13 आए, और उनका मल्टीप्लाई करें तो आए 40, गुना करें तो आए 40, और उनके वर्गों का योग करें तो 13। तो आप कहेंगे 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 13। तो इसका मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना x, इसकी वैल्यू आएगी √8 + √5, क्योंकि 8 × 5 = 40 है, तो √8 और √5 हुआ होगा, और उनका वर्गों का योग किया तो 13 है। और यहां पे भी सेम है, बस यहाँ माइनस है, तो y की वैल्यू आई होगी √8 - √5। लेकिन सवाल ने पूछा कि x - y बताइए, तो माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इससे ही कट गया √5 √5, 2 √5 मेरे बच्चे, मेरा राइट आंसर है ऑप्शन बी। देखिए भाई, मेंसुरेशन 3D का क्वेश्चन है। सवाल ने कहा कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले 3 धात्विक गोले थे, 3 गोले थे, इन्हें पिघलाया गया, मतलब इनका वॉल्यूम निकाला गया, और एक नया गोला बनाया गया। तो जो नया गोला बना उसका आयतन बताना है क्या होगा। हमारे सवाल में पूछा नए गोले का वॉल्यूम क्या होगा, ये आपको बताना। अब एक पॉइंट समझिएगा, देखिए मेरे भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो ये कहता है कि जो छोटे गोले हैं उनका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई R1 का क्यूब, दूसरे वाले में सेम ही चीज होगी 4/3 पाई R2 का क्यूब, फिर तीसरे वाले में 4/3 पाई R3 का क्यूब, ये इनकी रेडियस होगी, और इन सबको पिघला के एक बड़ा गोला बनाया गया, तो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब आ जाएगा। अब यहां एक खास चीज आप जो देखने जाएंगे वो ये
कि 4/3 पाई सभी में कॉमन आके कैंसिल हो जाना है, सभी में कॉमन आके कैंसिल हो जाना है। तो बड़ी चीज जो बनी ना मेरे दोस्त, वो बनी तीनों रेडियस का क्यूब, है ना। ये जो कहानी बनी कि तीनों छोटे गोलों की रेडियस का क्यूब बड़े गोले की रेडियस के बराबर होगा। और इसी को लेके कुछ स्पेसिफिक डाटा आपको बता रहा हूं जो आपको याद रखने हैं कि भाई 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब बराबर होता है 6 का क्यूब। सबसे ज्यादा सवाल इस पे पूछे जाते हैं। ऐसे ही अगर मैं इसका डबल करता चला जाऊं तो 6, 8, 10 का क्यूब 12 के क्यूब के बराबर है सभी जगह। इसका 3 गुना करूं, 4 गुना करूं, 5 गुना करूं, तो ऐसे आते हैं। तो आप बेसिक रेशियो निकालना करें। एक ये भी बहुत होता है 1, 6, 8 और 9, यानी 1 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 के क्यूब के बराबर। एक 18, 19, 21 का क्यूब 28 के बराबर, क्योंकि इनके क्यूब निकालना, जोड़ना, फिर क्यूब रूट करना वेरी टाइम टेकन। 6, 32, 33, 41 का क्यूब। ये 5 ऐसे बेसिक फंडे हैं जिसको आपको याद रखना है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट ही डाटा मैंने लिखा है। तो अगर आप इतनी चीज लिख लेते तो आपको पता था कि रेडियस थी 3, 4, 5, तो 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब बराबर होगा 6 के क्यूब के। तो जो भी मेरा आंसर आएगा ना मेरे भाई, वो आएगा 4/3 पाई, पाई यानी 22/7 आर क्यूब, आर क्यूब यानी 6 का क्यूब। 6 का क्यूब क्या होता है जी? 216। आपने कहा हाँ ठीक है, निपटा हुआ आगे। अब क्या करना है सर? अब एक बात को समझना, ऑप्शन बहुत दूर दूर है। अगर मुझे खेलना हो तो एक चीज कर सकता हूं, क्या 7 या 21, 21 को 22 से काटूंगा तो लगभग 1 से थोड़ा ज्यादा आएगा। अब 216 को 4 से करूंगा तो ये पता चला 864 से ज्यादा वैल्यू आएगी। 864 से बड़ा कौन सा ऑप्शन है? केवल एक ऑप्शन है, सी, यही मेरा आंसर है। दूसरा, अगर मैं ऐसे ना करके इसे और दूसरे तरीके से भी दौड़ाता हूं तो वो भी कर सकते हैं कि भाई 4/3 पाई आर क्यूब यानी 22/7 आर क्यूब माने 6 गुना 6 गुना 6। भाई हम इसको नहीं काटते और एग्जैक्ट लेके आते हैं, तो 3 दूनी 6। अब हम ये देखते हैं कि यूनिट डिजिट से क्या सेटल हो रहा है। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6 6 36, 6 36 यूनिट डिजिट आना चाहिए 6। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन 6 दे रहा है। भाई 7 5 35, 35 और 2, 5 और 2 ये नहीं देगा। 7 5 35 और 1 6 ये दे रहा है। यहां देखिए 7 5 35 में 5 जोड़ के 6 नहीं आएगा। 7 5 35 में 3 जोड़ के 6 नहीं आएगा। तो यूनिट डिजिट 6 भी केवल ऑप्शन सी ही दे रहा है। चलिए भाई रीजनिंग के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। उड़ाते हैं भाई जल्दी से। बस ये जो अल्फाबेट दिए हैं इनकी जगह पर ऊपर से उठाकर आप क्या रख लो? सिंबल रख लो। तो यहाँ पी की जगह पर आपको मल्टीप्लाई रखना है भाई। पी की जगह पर आप क्या रख लो दोस्त? मल्टीप्लाई। आर की जगह पर आपको क्या रखना है? माइनस। क्यू की जगह पर आपको रखना है भाई डिवाइड। एस की जगह पर आपको प्लस रखना है। क्यू की जगह पर यहां डिवाइड रखना है। पी की जगह पर क्या रखना था? मल्टीप्लाई। एस की जगह पर क्या रखना था? प्लस। और पी की जगह पर मल्टीप्लाई। करो सॉल्व। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। 2 से भाग दे दो। यहां पर कितनी बार गया? 17 बार। फिर 17 का 10 में गुणा कर लो, तो यहां से यहां तक कितना आ गया? 170। अच्छा यहां करो, यहां पहले डिवाइड सॉल्व कर लो। 5 से करो 13 बार, 13 पंजे 65। ये आपका मेरे भाई 17 से गुणा करो यहां पर, तो ये आपके पास में 68 आ गया। 17 चौका 68। फिर उसमें से आप 13 घटा दो मेरे भाई, और यहां पर 170 इसमें जोड़ो, और फिर 6 तिया 18 ये जोड़ो। तो पहले आप 13 घटा ही लो इस 18 में से। यस सर। कितने बचे? सर 5 बचे। तो बस इनको ले जाकर इधर जोड़ दो। कितने? 73 जोड़ दो इसमें। तो ये कितना आ गया आपके पास में? 243। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है आपका मेरे दोस्त। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? आ जाओ तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। ये आपका सिमिलर सेट का क्वेश्चन है। यहां पर लॉजिक क्या है? देखो ये इसके दुगने के आसपास है और ये इसके दुगने के आसपास है, यानी दुगने से दुगना करोगे तो 104, उससे 4 कम है। यहां पर दुगना करोगे तो मेरे भाई 200, उससे 4 कम है, यानी दुगने से 4 कम, दुगने से 4 कम, दुगने से 4 कम हो रहा है। सेम यहां पर देखो 65 का दुगना करोगे 130, ये उससे 4 कम है। 126 का दुगना करोगे मेरे भाई ये कितना हो जाएगा? 252, उससे 4 कम है। यानी लॉजिक है दुगने से 4 कम। तो यहां देखना 72 का दुगना करोगे 144, उससे 4 कम है, दुगने से 4 कम। 140 का दुगना करोगे तो मेरे भाई ये आपके पास में कितना आ रहा है? 14 दूनी 28, यानी 280। लेकिन यहां बात बिगड़ गई। अच्छा इसमें देखो 68 का दुगना करोगे कितना आ गया भाई आपके पास में? तो ये आ गया 136, और उससे 4 कम करोगे तो बात बन गई दुगने से 4 कम। 132 का दुगना करोगे कितना आ गया आपके पास में? 264, उससे 4 कम। ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक सीरीज दी है आपको अल्फाबेट्स की, और आपसे क्या बोला है? दी गई श्रृंखला में ए और वाई के बीच कितने व्यंजन हैं? ए कहां है? ये रहा। वाई कहां है?
y देखो ये रहा, इनके बीच व्यंजन कितने हैं सर? 3 हैं और तीनों व्यंजन हैं, तो बस ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पर आ जाओ, सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, सभी खरबूजे नींबू हैं, सारे के सारे खरबूजे पकड़ो, नींबू के अंदर रखो। आगे बोला कोई नींबू मटर नहीं है, नींबू से बिल्कुल अलग मटर को रखो, लेकिन मटर का रिश्ता जब नींबू से अलग हो गया मटर, तो खरबूजे से भी अलग हो गया। कंक्लूजन पर आ जाओ, कोई नींबू खरबूजा नहीं है, बिल्कुल नींबू खरबूजा नहीं है। क्या नींबू आपको खरबूजे से अलग दिख रहा है? नहीं सर, गलत करो। कोई खरबूजा मटर नहीं है, ये सही है, खरबूजा मटर से बिल्कुल अलग रहेगा, यानी केवल और केवल दूसरा, ओनली सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज का क्वेश्चन है, यहां पर अल्फा नंबर और आपके सिंबल दिए हैं और उस पर आधारित क्वेश्चन है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक है? ऐसे नंबर जिनके ठीक पहले नंबर हो और बाद में सिंबल, या मैं कहूं तो दो लगातार नंबर जिनके बाद सिंबल हो, दो लगातार नंबर जिनके बाद सिंबल है, दो लगातार नंबर जिनके बाद सिंबल है, और कोई ऐसे दो लगातार नंबर नहीं है जिनके बाद सिंबल हो, तो आंसर है ऐसे दो पेयर मुझे मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए, तो गुणा की जगह भाग, भाग की जगह गुणा, माइनस की जगह प्लस, गुणा की जगह भाग, भाग की जगह गुणा, प्लस की जगह माइनस। पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, 12 से 84 में भाग दोगे कितना आ गया? 7, 7 गुणा 4, प्लस यहां 9 से भाग दो, ये कितना आ गया? 8, और 8 गुणा 3 प्लस माइनस 15, यहां करो 7 चौके 28, 8 या 24, 15 घटा दो, 24 में से 15 घटाओगे 9 बचे, 9 इसमें जोड़ोगे 37 आ गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, स्टेटमेंट कोडिंग का क्वेश्चन है, हमें इस वर्ड का कोड बताना है, तो ये वर्ड ढूंढो कहां पर है, पहले स्टेटमेंट में है? यस सर। सर ये दूसरे में भी है, ये दोनों स्टेटमेंट में है, तो इसका कोड भी दोनों जगह दिखना चाहिए, तो सी क्यू यहां भी है, सी क्यू यहां भी है, तो बस यही इसका कोड है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये नंबर को लेकर एक सीरीज दी है और आपसे क्या बोला है, ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद में एक सम संख्या है? ऑड नंबर जिसके आगे ऑड हो और पीछे इवन, यानी लगातार दो ऑड जिनके बाद इवन हो। देखते हैं भाई, लगातार दो ऑड जिनके बाद इवन है, लगातार दो ऑड ढूंढो जिनके बाद इवन हो, लगातार दो ऑड जिनके बाद इवन है, लगातार दो ऑड ढूंढो जिनके बाद इवन हो, लगातार दो ऑड जिनके बाद इवन है, तो 1 2 3, तीन ऐसे पेयर है मेरे भाई जिनमें ऑड के बाद इवन है लगातार। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, यहां पर ये एनालॉगी का क्वेश्चन है, फटाक से देखिए इसको। देखो ए एन पी से बनना है वी आर के, तो ए से वी कैसे बना होगा सर? 5 माइनस होने पर, ठीक है। एन से आर कैसे बनेगा? 4 बढ़ने पर। और ये पी से के कैसे बनेगा? 5 घटने पर। सेम क्यू से एल 5 घटने पर, वी से जेड 4 बढ़ने पर, एफ से ए 5 घटने पर, यानी -5 + 4 -5। लॉजिक लगाओ, क्या यहां पर ये -5 हो रहा है? नहीं सर। जी से बी -5, डी से एच +4, वी से क्यू -5, यही बन गई बात, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, डायरेक्शन का क्वेश्चन है और डायरेक्शन का भी कौन सा टाइप है? वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे जाने वाला। तो मैंने आपको क्या बताया भाई कि ऐसे क्वेश्चनों को आप कैसे करेंगे? ऐसे क्वेश्चनों को आपको एनईएसडब्ल्यू मेथड से करना है, एनईएसडब्ल्यू से। आ जाओ भाई निपटाते हैं एनईएसडब्ल्यू से। क्या कह रहा है आपसे? हितेश बिंदु ए से यात्रा शुरू करता है और पूर्व की ओर 9 चलता है, पूर्व में 9 चल गया, यस सर। फिर वह लेफ्ट मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, लेफ्ट यानी पीछे हटा और 4 चला। फिर वह लेफ्ट मुड़ता है और 11 चलता है, यानी और पीछे हटता है और इधर 11 चलता है। फिर वह लेफ्ट मुड़ता है और 6 चलता है, और पीछे हटकर 6 चलता है। अंत में वह लेफ्ट मुड़ता है और 2 चलता है, तो और पीछे हटा और 2 चला, बस कहानी खत्म। अब अपोजिट का डिफरेंस लो, ईस्ट और वेस्ट अपोजिट है, 9 और 2 11 से 11 खत्म। नॉर्थ और साउथ का डिफरेंस लेंगे, 6 में से 4 घटाओगे तो 2 साउथ बचा। ये घटाने पर क्या आता है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से चलकर 2 साउथ में आ गया, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिंदु ए पर फिर से पहुंचना है, यानी वापस जाना है, तो बस जहां आ गया उसका उल्टा चला दो, 2 साउथ में आ गया, आप 2 नॉर्थ में चला दो। आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है मेरे भाई। ये आपको यहां पर 4 अल्फाबेट का एक वर्ड दिया है और उससे 2 डिजिट का कोड बन रहा है। जब अल्फाबेट की संख्या ज्यादा हो और कोड में डिजिट कम हो तो वहां प्लेस वैल्यू जुड़ती है, तो यहां प्लेस वैल्यू जोड़ो जरा, 20 + 13 + 3 + 2 कितना हो गया भाई? ये आपके पास में 13 और 3 16 और 2 18 और 20 38, और इसका दुगना करोगे तो आ गया 76 भाई।
सेम यहाँ प्लेस वैल्यू जोड़ो और उसका दुगना करके देखो, तो जी का प्लेस वैल्यू 7, के का 11, आई का 9, आर का 18, इनको जोड़ना जरा। 11 और 9 20, 18 18 38, 38 और 7 कितने हो गए आपके पास में, तो आप बोलेंगे ये हो गए 45। अब गुणा करो 2 से तो बन गया 90, यानी सबकी प्लेस वैल्यू जोड़कर दुगना कर दो। सेम यहां v की प्लेस वैल्यू 22, a की 1, p की 16, d की 4 जोड़ो। 16 और 4 20 और 22 42 और 1 43, और 43 का दुगना करोगे मेरे भाई 86। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ये क्वेश्चन मेरे भाई आपका किसका है, सिमिलर सेट का है। यहां देखो, यहां से बात पकड़ में आ रही है कि अगर इसमें से पहली संख्या घटा दी जाए -19 बचेगा, या यहां से तो घट नहीं रहा, तो असली गेम यह है कि इसके स्क्वायर में से, यानी तीसरी संख्या के स्क्वायर में से पहली संख्या घटा दो, आपका बीच वाली संख्या आ जाएगी। सेम यहां 1 का स्क्वायर है 1, उसमें से पहली संख्या घटा दो तो आ गया -19। यहां करके देखो 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225, और उसमें से ये 3 घटा दो 222, पहला ही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ये 7 व्यक्ति हैं, ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, लीनियर अरेंजमेंट है। यहां पर एक लाइन में 7 व्यक्ति बैठे हैं, तो आप क्या करो, पहले एक लाइन में 7 स्लॉट बना लो, सबके उत्तर में फेस है ऊपर, तो इधर राइट रहेगा और इधर लेफ्ट रहेगा। अब आ जाओ भाई, अरेंज करते जाते हैं, जैसे जैसे कहता जाए वैसे वैसे करते जाओ। टी के राइट और केवल 2 व्यक्ति हैं, तो टी यहां होगा, इसके राइट में 2 व्यक्ति हैं। टी और एन के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, तो एन यहां होगा, तभी टी और एन के बीच में 2 व्यक्ति रहेंगे। एम और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, तो ना एम आया ना ए, इस बात को साइड में रखो। एम और ए के बीच में 2 व्यक्ति हैं, और एम और ए में से कौन लेफ्ट कौन राइट नहीं पता। ए टी के ठीक राइट पड़ोस में बैठा, टी के ठीक राइट में यहां ए आ गया। अब ए से 2 छोड़कर फिर यहां एम आ गया, ये भी बात बन गई। बी एस के ठीक राइट पड़ोस में है, बी कहां पर है, एस के ठीक राइट में है बी, बी एस के ठीक राइट पड़ोस में बैठा है, तो लगातार 2 सीटें खाली होनी चाहिए। लगातार 2 सीटें तो सर हमें कहीं भी खाली नहीं दिख रही, कोई एरर तो नहीं है। टी के राइट और केवल 2 व्यक्ति हैं, टी के राइट में केवल 2 व्यक्ति हो गए। टी और एन के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, तो टी से 2 छोड़कर एन आ गया। यस सर। एम और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, और ए टी के ठीक लेफ्ट है, वही ना हमने गड़बड़ यहां की है। ए कहां है, टी के ठीक लेफ्ट में है, यानी ए आ गया यहां पर। अब ए से 2 छोड़कर एम था ना, तो अब ए से 2 छोड़कर आप एम को यहां लाओ। अब ये 2 सीटें लगातार खाली रह गई एस और बी के लिए। यस सर। आगे आपसे क्या बोला है, बी एस के ठीक राइट पड़ोस में सब कुछ बैठ गया, जो बचा वो यहां आ जाएगा। अब आपसे पूछा पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन है, लेफ्ट से पहला दूसरा तीसरा, तो जो रह गया था कौन रह गया था, एल, वही यहां आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, इन चारों में से कोई सा एक ऑड होगा, तो पहले आपस में लॉजिक लगाओ। एस एम एच डी कैसे रिलेट कर रहे हैं, एस से एम पर आए आप, कितना कम हुआ भाई, ये आपके पास में 6 कम। एम से एच पर आए 5 कम, एस से डी पर 4 कम, 6 कम 5 कम 4 कम। यहां देखना ये कितना कम हुआ, 5 कम, तो बस यहां 6 कम हो रहा है, यहां 5 कम, इनमें से कोई सा एक ऑड है। यहां देखो जी से बी कितना हुआ 5 कम, बी से डब्ल्यू भी 5 कम, तो यहां ये गलत हो गया क्योंकि इसमें 6 कम हुआ है, बाकी सब में 5 कम हो रहा था। आइए जी इसको देखते हैं, नेक्स्ट पद क्या आएगा। देखो सी से जेड 3 कम, जेड से डब्ल्यू, डब्ल्यू से टी, टी से क्यू, क्यू से 3 कम करोगे मेरे भाई, क्या आने वाला है, एन, एन से स्टार्ट होगा। इसके बाद में देखो के से एच कितना कम हुआ 3, एच से ई, ई से बी, बी से वाई, वाई से 3 कम करोगे क्या आ जाएगा, तो वी, तो इसके बाद में वी आएगा। अब देखो यहां पर ये सेम है, अब तो नंबर पे गेम है, नंबर देखो, नंबर में क्या लॉजिक है, नंबर को पहचानो भाई। यहां से ये कितना बढ़ गया, तो आप कहेंगे 22, यहां से ये कितना बढ़ गया, तो आप कहेंगे सर 24, यहां से ये कितना बढ़ा, सॉरी ये 12 बढ़ा ना, 22 नहीं 12, ये 24 बढ़ा, यहां से ये कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे सर 48, दुगुना होता जा रहा है ना। यहां से ये कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे सर ये बढ़ा 96, 48 का दुगुना। सर यहां से आगे कितना बढ़ेगा, फिर ये 192, 192 इसमें जोड़ना जरा, तो अगला नंबर मिल जाएगा। यहां आने वाला कितना है, तो आप बोलेंगे सर ये नंबर है 383, 383 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, रैंकिंग का क्वेश्चन है। 47 व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। सुहाना राइट से 24 पर है, जबकि विमला लेफ्ट से 37 पर है। सुहाना और विमला के बीच में कितने व्यक्ति हैं,
दोनों के बीच वाले व्यक्ति निकालने, तो क्या करो, दोनों की पोजीशन जोड़ो। एक की पोजीशन 24 है, दूसरे की पोजीशन 37 है। जोड़कर कितना आ गया मेरे भाई आपके पास में ये, तो आप बोलेंगे 61। टोटल कितने, 47। दोनों की जोड़कर पोजीशन अगर टोटल से ज्यादा आ जाए तो बीच में बैठने वाले व्यक्ति कैसे निकालते हैं, दोनों की पोजीशन जोड़कर जो आया उसमें से टोटल को 2 बढ़ाकर घटा दो, यानी 49 घटा दो इसमें से, तो कितना बचा, 12। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज बहुत धीरे धीरे घट रही है। 116 से हुई 91, 91 से 69, फिर 50, फिर 34, आगे क्या, धीरे धीरे घटाते जाओ भाई। घटाओ, यहां पर डिफरेंस लो। ये कितना कम हो गया आपके पास में, तो आप बोलेंगे ये 25 है डिफरेंस। यहां से ये कितना कम हुआ, तो आप कहेंगे सर ये 22 का डिफरेंस है। यहां से ये कितना कम हुआ, तो आप बोलेंगे 19। यहां से ये 16, आगे 13 कम होगा। 3 कम होता जा रहा है ना डिफरेंस। 13 कम करोगे इसमें से तो कितना आ गया, 21। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। पजल का क्वेश्चन है। 7 बॉक्सें एक के ऊपर एक करके आपको मेरे भाई अरेंज करने। तो बस पहले आप 7 तक नंबरिंग कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 तक आपने यहां पर नंबरिंग कर ली। जी हाँ सर। बस तो अब क्या करो, एक के ऊपर एक करके जैसे क्वेश्चन कहता जाए अरेंज करते जाओ। देखो इसने क्या कहा, H के नीचे केवल 3 बॉक्स है, तो H यहां रहा होगा, इसके नीचे केवल 1 2 3 बॉक्स हैं। H और O के बीच केवल 2 बॉक्स हैं, यानी H से 2 बॉक्स छोड़कर O है, तो H से 2 छोड़कर ऊपर भी आ सकता है और H से 2 छोड़कर नीचे भी आ सकता है। 2 संभावना बन गई। आगे इसमें बोला है G के ऊपर केवल N है। G के ऊपर केवल एक बॉक्स है N, यानी N सबसे ऊपर है, तो ये संभावना गलत। यहां तो सबसे ऊपर O आ गया। G से ऊपर केवल N है, यानी N सबसे ऊपर है और G ऊपर से दूसरा है। आगे बोला F को M के नीचे किसी एक स्थान पर और P के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया। F को रखा गया M के नीचे और P के ऊपर, 3 ही जगह बची। इसी क्रम में इन तीनों को रख दो, M, M के नीचे F, F के नीचे P। क्या पूछा, नीचे से दूसरे स्थान पर कौन सा बॉक्स है, नीचे से दूसरे स्थान पर P है सर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ये आपका कंडीशनल कोडिंग का क्वेश्चन है। यहां पर एक पैटर्न दिया है, इसका कोड आपको बताना है। 3 कंडीशन दी है, एक एक कंडीशन उठाओ और इस पर अप्लाई करके देखो। पहली कंडीशन क्या कह रही है, यदि पहला अवयव व्यंजन है, सर पहला तो स्वर है, व्यंजन नहीं है, तो ये कंडीशन गलत। यदि पहला अवयव स्वर है और चौथा अवयव व्यंजन है, पहला स्वर है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा व्यंजन है, ये बात बन गई, ये शर्त सही है। तो क्या करें, तो पहले और चौथे अवयव को स्वर के कोड से कुटबद्ध करेंगे, यानी जो स्वर का कोड है वही पहले पर लगाएंगे, तो ओ का कोड ही यहां लगाएंगे और ओ का कोड ही यहां लगाएंगे। तो ओ का कोड क्या है, कॉपीराइट, यहां भी कॉपीराइट और यहां भी कॉपीराइट। एक ही ऑप्शन है जिसमें पहले और चौथे पर कॉपीराइट आ रहा है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ये मेरे भाई आपका सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला गया है, कबीर, जसबीर, उर्मिला, ऋचा, प्रेम, दीप और सोनिका, कितने लोग हो गए आपके पास में, 7 लोग। एक गोल मेज के केंद्र की ओर फेस करके बैठे हैं। आप बेसिक डायग्राम बनाओ पहले। यहां पर आप क्या करो, पहले मेरे भाई आप एक सर्कल बनाओ। 7 व्यक्ति बिठाने हैं ना, तो 7 सीटें फिक्स कर लो। सबके फेस केंद्र की ओर है, तो उसे पकड़ो जो ऊपर देख रहा है और पॉइंट रखकर ऐसे राइट और लेफ्ट क्लियर कर लो। अब जो कहता जाए वो करते जाओ। सोनिया प्रेम के राइट तीसरे स्थान पर है। सोनिया कहां है, प्रेम के राइट में, इधर 1 2 तीसरे पर सोनिया है। आगे बोला कबीर दीप के राइट ठीक पड़ोस में बैठा है। कबीर कहां है, दीप के ठीक राइट में, लेकिन ना तो अभी कबीर आया ना दीपक, कहां रखे इनको नहीं पता, आगे बढ़ो। जसबीर सोनिया के लेफ्ट दूसरे स्थान पर है। सोनिया के लेफ्ट में, यानी इधर दूसरे पर जसबीर आ गया, यस सर। आगे बोला उर्मिला जसबीर के राइट तीसरे स्थान पर है। जसबीर के राइट में 1 2 तीसरे पर उर्मिला आ गई। तो अब ये दोनों लगातार आने, अब 2 लगातार सीट यहीं पर बची, तो ये दोनों ऐसे आ गए। जो भी बचा वो यहां आ जाएगा। आपसे क्या पूछा है, उर्मिला के लेफ्ट दूसरे स्थान पर कौन है। उर्मिला के लेफ्ट में या दूसरे पर कौन रह गया, जरा बताओ अभी, ऋचा। ऋचा रह गई ना, वो ऋचा होगी यहां पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डायरेक्शन का क्वेश्चन है, शहरों वाला, अलग अलग शहरों की स्थिति बताइए एक दूसरे से। तो डायग्राम बनाओ भाई इसके लिए। शहर टी, शहर एस के पश्चिम में, मान लो एस यहां है, इसके पश्चिम में इधर टी है। शहर यू टी के दक्षिण में है, टी के दक्षिण में यानी नीचे यहां यू आ गया। आगे बोला शहर वी यू के पश्चिम में है, अब यू के पश्चिम में इधर वी आ गया, ठीक है सर। शहर डब्लू शहर वी के दक्षिण में है, डब्लू जो है ना वो वी के दक्षिण में है, यानी डब्लू यहां आ गया। शहर एक्स डब्लू के पश्चिम में है,
अब W के पश्चिम में, यानी W से इधर कौन आ गया भाई, यहां पर शहर X। आपसे क्या पूछा है, शहर S के संदर्भ में X की स्थिति बताओ। S से X किस दिशा में है, तो सर साउथ और वेस्ट, यानी साउथ वेस्ट में है, दक्षिण पश्चिम में है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन डायग्राम का भी आज हमने एक क्वेश्चन डाल दिया है आपके लिए। क्या कह रहा है, यहां अलग अलग 3 सर्कल हैं और ये अलग अलग प्रोफेशन को दर्शा रहे हैं। विभिन्न खंडों की संख्या व्यक्तियों की संख्या को दर्शा रही हैं। ऐसे कितने प्लम्बर हैं जो हेयर ड्रेसर और जज भी हैं, यानी प्लम्बर भी हो, हेयर ड्रेसर भी हो और जज भी हो, तीनों में हो, तो तीनों में तो सिर्फ ये बीच में 19 है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नंबर पजल का क्वेश्चन है, कुछ नंबर दिए हैं आपको। क्या बोला है आपसे, यदि सभी संख्याओं को आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में लगाया जाए तो कितनी संख्याओं के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। लगाओ बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे छोटा नंबर आगे, तो ये तो अपना स्थान बदल गया। फिर इसके बाद में 324, ये भी स्थान बदल गया। फिर इसके बाद में ये अपने स्थान पर ही रहेगा, फिर उसके बाद में यही आएगा, उसके बाद में यही आएगा। ये तीनों अरेंज हैं ऑलरेडी, ये अपने स्थान पर ही रहेंगे। तो 3 ऐसे नंबर हैं जिन्होंने स्थान नहीं बदले। नेक्स्ट नंबर सीरीज का ही क्वेश्चन है भाई, 94, 130, 179, 243, 324, आगे क्या भाई, डिफरेंस लो, धीरे धीरे सीरीज बढ़ रही है। तो ये कितना हो गया, यहां से डिफरेंस 36 का, यहां से 49 का, यहां से डिफरेंस लेंगे मेरे भाई, तो ये डिफरेंस कितने का है, 64 का। देख रहे हो स्क्वायर है लगातार, 6 का, 7 का, 8 का, ये 81, 9 का, तो यहां 10 का, यानी 100 का डिफरेंस आएगा। तो ये 424 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, एनालॉगी का क्वेश्चन है भाई। यहां पर देखो OH से बना है QK से TV, तो देखो O से Q 2 बढ़ा, H से K 3 बढ़ा, Q से T 3 बढ़ा, K से V कितना बढ़ गया, 11। सेम यहां देखना जरा, L से N 2 बढ़ा, सेम इसकी तरह, E से H 3 बढ़ा, सेम इसकी तरह, N से Q भी 3 बढ़ा, सेम इसकी तरह, और H से S कितना बढ़ गया, 11। सेम लॉजिक, पहले 2 बढ़ा फिर 3 बढ़ा, यहां 3 बढ़ा और 11 बढ़ा। तो देखो R से T 2 बढ़ा, K से N 3 बढ़ा, T से W 3 बढ़ा, ठीक है, N से Z सर ये 12 बढ़ गया, जबकि 11 बढ़ना था। अरे यहां 14 से 26, 12 बढ़ गया ना, गलत। S से T ये तो एक ही बढ़ रहा है, R से T 2 बढ़ा, K से N 3 बढ़ा, T से W 3 बढ़ा, N से Y 11 बढ़ा, ये सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, स्लॉगिज्म का क्वेश्चन है भाई। कुछ गेंद मुर्गी हैं, गेंद में से कुछ को आपने मुर्गी बना दिया। सभी वैन मुर्गी हैं, सारी वैन भी मुर्गी के अंदर आ गई, लेकिन वैन का गेंद से क्या रिश्ता है नहीं पता। कुछ गेंद वैन है, क्या गेंद वैन से वैन के अंदर दिख रही है, नहीं सर। सभी मुर्गी वैन है, क्या सारी मुर्गी वैन के अंदर दिख रही है, नहीं सर। कोई भी सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, इनमें से कौन सा ऑड है ये पहचानो। जेड सी से बना है WX, जेड से 3 कम, सी से X पर जाने के लिए मेरे भाई कितना कम हो गया, 5 कम, 3 कम 5 कम, K से H पर आने के लिए 3 कम, L से G पर आने के लिए 5 कम, T से Q पर आने के लिए 3 कम, J से E पर 5 कम, O से K पर आने के लिए यहाँ 4 कम हो गया, यही ऑड है। सबके स्टार्टिंग में 3 कम था, यहाँ 4 कम हुआ, यही ऑड हो गया। आ जाओ, ये पजल का क्वेश्चन है। मंडे से संडे तक अलग अलग दिनों में व्यक्तियों के एग्जाम है, तो आप मंडे से संडे तक टेबल बना लो, दिनों के नाम लिखकर, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ये आपकी टेबल बनकर मेरे भाई क्या हो गई, तैयार हो गई। जी हाँ सर, अब बस अरेंज करते जाओ जैसे कहता जा रहा है। देखो क्या कहा इसने, इसने कहा मेरे भाई यहां पर बी के बाद केवल 2 व्यक्ति की ही परीक्षा है, तो बी यहां रहा होगा, इसके बाद केवल 2 व्यक्ति हैं। बी और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, यानी बी से 2 व्यक्ति छोड़कर सी है, तो वो यहां आएगा। एफ की परीक्षा ई से ठीक पहले होती है और एच की परीक्षा जी से ठीक पहले होती है। एफ की जो परीक्षा है ना, ई से ठीक पहले हो गई, और एच की परीक्षा जी से ठीक पहले हो गई। अब ये दोनों लगातार यहां भी आ सकते हैं, यहां भी सेम, एच और जी यहां भी आ सकते हैं, यहां भी। तो अभी क्लियर नहीं पता तो साइड में रख लो। आगे बोला एच की परीक्षा एफ के कुछ दिन बाद होती है, एफ के कुछ दिन बाद एच है, यानी ये बाद में आएंगे दोनों। तो एच और जी को यहां रखो, एफ और ई को यहां रखो, एफ के बाद एच है। आपसे पूछा डी की परीक्षा किस दिन है, तो डी की परीक्षा तो यहां मंडे को हो गई भाई, डी ही बचा और मंडे का दिन बचा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है भाई। वाई से अगर जे पर जाओगे 11 बढ़ेगा, ई से पी पर भी 11, वी से जी पर भी 11 और ए से एल पर भी 11, सब में 11 11 बढ़ रहा है।
आप यहां भी सब में 11 11 बढ़ाओ और आंसर दो। जेड में 11 जोड़ोगे तो के आएगा और एंड में के एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत परेशानी? आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन मेरे भाई यहां पर आपका किसका है? अल्फाबेट सीरीज का। एल से एस कितने बढ़े? 7। एस से जेड 7 बढ़े। जेड से 7 बढ़ाओगे जी आएगा, तो जी से स्टार्ट होगा। अब आखिरी लेटर देखो, वाई से ए 2 बढ़ा, ए से सी 2 बढ़ा, सी से 2 बढ़ाओगे तो क्या आ जाएगा? ई, और ई से 2 बढ़ाओगे तो जी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 1605 में भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो ये कह रहा है आपसे किसका? डच का है ना, डच का, मसूलीपट्टनम में। ठीक है, और अंग्रेजों ने पहला जो लगाया था वो सूरत में लगाया था, लेकिन जो टेम्परेरी लगाया था उन्होंने भी मसूलीपट्टनम में लगाया था। अंग्रेजों ने जो पहला टेम्परेरी कारखाना था वो मसूलीपट्टनम में लगाया था और पहला कारखाना सूरत में लगाया था 1613 में। अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो उन्होंने 1613 में सूरत में लगाया था फर्स्ट कारखाना। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र द बंगाल गजेट, इसके संस्थापक कौन थे? जेम्स अगस्टस हिकी। जे.ए. हिकी के द्वारा सबसे पहले भारत में समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था जिसका नाम था द बंगाल गजेट। अलीगढ़ मूवमेंट aimed at modernizing Muslim education in India was founded by। अलीगढ़ मूवमेंट तो सर सैयद अहमद खान से संबंधित है। अलीगढ़ मूवमेंट किससे संबंधित है? सर सैयद अहमद खान से संबंधित है। आगा खान की बात करें तो आगा खान और सलीमुल्लाह खान ये वो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना करी गई थी 1906 में, है ना, दिसंबर 1906 में ढाका में। ढाका का नवाब हुआ करता था सलीमुल्लाह खान। चिश्ती सिलसिले के, ये देख रहे हो भाई साहब, बताओ, चिश्ती सिलसिले के किस सूफी संत को लोकप्रिय रूप से महबूब इलाही यानी ईश्वर का प्रिय के नाम से जाना जाता है? भैया महबूब इलाही यानी कि ईश्वर का जो प्रिय है वो कौन था? वो था निजामुद्दीन औलिया। कौन थे भैया? निजामुद्दीन औलिया थे जिनको ईश्वर का प्रिय या महबूब इलाही कहा जाता था। पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण। सबसे पहली बात है, जब हम पंचायतों की बात करेंगे तो इस पंचायती राज को ही 73वें संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया है, तो महिलाओं के लिए जो 1/3 सीटें आरक्षित है वो भी 73वें संविधान संशोधन से ही तो जोड़ी जाएंगी। बताइए भाई, राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियंस का प्रावधान अब तो खत्म हो गया। 104वें संविधान संशोधन पहले अपॉइंट किया जाता था गवर्नर द्वारा, लेकिन अब तो खत्म हो गया। तो एंग्लो इंडियंस सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधि के माध्यम से चुने जाते हैं? नहीं। राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करते हैं। ये पुरानी बातें थी, नई नहीं है। एंग्लो इंडियंस प्रतिनिधित्व का प्रावधान समाप्त कर दिया गया, 104वें संविधान संशोधन से समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब है ये बिल्कुल सही बात है। आपसे कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद रोजगार के मामले में अवसर की समानता की गारंटी देता है? रोजगार के मामले में भाई ये तो समानता की बात करता है। ये तो कोई भी कानून बनाया जाएगा उस समय सबको समान समझा जाएगा, और अगर उस कानून का उल्लंघन किसी ने किया है तो संरक्षण भी समान तरीके से होगा। 15 वाला भेदभाव को खत्म करता है, जो भेदभाव होते हैं उन भेदभाव को खत्म करता है। 17 वाला अनटचेबिलिटी से संबंधित है। अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता को खत्म करता है, अस्पृश्यता को खत्म करता है। और लोक नियोजन के अवसर में, लोक नियोजन के अवसर की समता, के अवसर की समता यानी कि समानता, तो लोक नियोजन के अवसर की समानता इसमें दिखती है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? सार्वजनिक रोजगार। सार्वजनिक रोजगार को लोक नियोजन कहते हैं। इस मामले में अवसर की समानता तो ये कौन देता है? 16वां आर्टिकल देता है। उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे भारतीय संविधान की नींव कहा जाता है या जिसके तहत नींव रखी गई थी, किसके द्वारा पेश किया गया था? भैया इसे पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और किस डेट को पेश किया गया था? ऑन 13 दिसंबर 1946, जिसको के पास किया गया था। ये पास कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को ये पास हुआ था। और यही वो चीज है ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन जो फाइनली आगे चल करके बना प्रियम्बल। ये क्या बना आगे चल के? प्रियम्बल, यानी कि आगे चल करके यही प्रस्तावना बना। समझ गए बात को? बहुत अच्छी चीज है। ये हो गया इसका आंसर। पवित्र शहर मक्का कहां पर स्थित है? तो सऊदी अरब में देखने को मिलता मक्का। कहां पर? सऊदी अरब में मक्का देखने को मिलता है। नेक्स्ट, अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? तो अंगूर की खेती जो है ना, ये होती है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। कहां पर होती है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होती है अंगूर की खेती।
ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है? देखो, ब्राजील में एक पोर्ट है जिसका नाम है हमारे पास सेंटोस पोर्ट। सेंटोस पोर्ट, और इस सेंटोस पोर्ट को कहा जाता है भारत का, सॉरी, इसे कहा जाता है विश्व का कॉफी पोर्ट। विश्व का कॉफी पोर्ट। ऐसे ही भारत में एक पोर्ट है जिसका नाम है न्यू मंगलूर पोर्ट। न्यू मंगलूर पोर्ट, ये कहां पर है? ये है कर्नाटक में। कर्नाटक में है, और इसको कहा जाता है भारत का कॉफी पोर्ट। इसे क्या कहा जाता है? भारत का कॉफी पोर्ट। भारत का कॉफी पोर्ट कहा जाता है। और कॉफी के बागानों को ब्राजील में कहा जाता है फेजेंडा। क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर विभिन्न ऋतुओं का मुख्य कारण क्या है? देखो, दिन रात का होना किसके कारण होता है? दिन रात का होना, दिन और रात का होना होता है भाई मेरे पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के कारण। अपने अक्ष पर घूमने के कारण होता है, ठीक है, अपने अक्ष पर घूमने के कारण। और जो ऋतु परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन वो किसके कारण होता है? वो किसके कारण होता है? सूर्य की परिक्रमा के कारण। सूर्य परिक्रमा, और साथ ही साथ अपने अक्ष पर झुकाव। अक्ष पर झुकाव, झुकाव के कारण। ये कंसेप्ट लगता है आप याद रखेंगे। तो आंसर क्या होगा? पृथ्वी का झुकाव और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण होता है। आंसर एकदम करेक्ट जो होगा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होगा। इस सवाल में एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक निम्नलिखित में किसके साथ बढ़ता है ये पूछा जा रहा है। यानी मनी का जो मल्टीप्लायर है, मार्केट में जो मनी है उसका जो मल्टीप्लायर, हम पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं, वो पैसा मार्केट में लोन के रूप में जाता है और फिर पूरी इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट होता है। ये कैसे बढ़ता है? तो याद रखना, इसके पीछे कारण ये होता है या तो बैंक लोन ज्यादा प्रोवाइड करें। ऐसा कब होगा? जब सीआरआर कम हो, और दूसरी बात सीआरआर यानी आरबीआई के पास रिजर्व कम रखे, बैंक वाले ज्यादा लोन दें, और दूसरा या तो लोग बैंक में जमा ही ज्यादा करें। जब बैंक के पास ज्यादा पहुंचेगा तो वो बैंक ज्यादा लोन भी दे पाएगा ऑटोमेटिकली। यानी कहने का मतलब यह है कि लोगों को बैंकिंग की आदत में वृद्धि हो। ऐसा होने पर, और याद रखो सीआरआर जो यहां ऑप्शन ए है वो इंक्रीज नहीं कहा मैंने, डिक्रीज कहा। तो सीआरआर डिक्रीज होगा तो रिजर्व कम जाएगा, लोन ज्यादा जा पाएगा। या तो सीआरआर डिक्रीज हो, या फिर बैंक वाले अपने आप जो डिपॉजिट कर रहे हैं लोग वो ज्यादा रखें बैंक में तो लोन ज्यादा दे पाएंगे। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन में बात करें अगर, निम्नलिखित में वित्तीय स्थिरता को विनियमित करने के लिए 1991 के बाद बैंकिंग सुधारों में कौन सा संस्थागत विकास सामने आया है? तो देखो, बैंकिंग सुधारों में अगर हम विकास की बात करें संस्थागत तौर पर, तो याद रखिएगा एक बड़ा परिवर्तन यह आया था कि आरबीआई ने एक कमेटी बना, उस कमेटी ने रिकमेंड करा हमें एक ऐसा बोर्ड बनाने की जरूरत है जो बैंकों का सुपरविजन करे। मतलब बैंक देखता रहे वो बोर्ड कौन सा बैंक घाटे में है और किस कारण से है, कौन सही चल रहा है। जो घाटे में चल रहे हैं उन पर पूरा फोकस बनाया जाए ताकि वो स्टेबलाइज हो सकें, वो स्थिरता ला सकें। तो जरूरी है स्टेबिलिटी के लिए पहले ये सर्च कर लें कि कौन स्थिति में खराब चल रहा है। इसके लिए एक बोर्ड बनाना होगा जिसका नाम बीएफएस होगा, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन। ये आर्थिक सुधारों के लिए बनी नरसिम्हन कमेटी है जो उसने रिकमेंड किया था। क्या? बीएफएस, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन नाम है इसका। इस क्वेश्चन में बात की गई रिवर्स रेपो रेट क्या है। तो रिवर्स रेपो रेट, देखो रेपो रेट में होता है जब आरबीआई किसी बैंक को लोन देता है, और रिवर्स में होता है जब बैंक आरबीआई को लोन देते हैं। तो जब आरबीआई बैंकों से लोन ले तो रिवर्स रेपो रेट होगा, जो मैंने कहा अभी फिक्स चल रहा है 3.35% पर। तो ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, जब केंद्रीय बैंक मतलब आरबीआई बाकी के बैंकों से पैसा उधार लेता है तो इसका सही आंसर होगा रिवर्स रेपो रेट का ए ऑप्शन। क्लियर होनी जरूरी है। देखिए भाई, इस सवाल में बात की गई है इकोनॉमिक्स में स्टेरिलाइजेशन क्या होता है। अब ये स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या है? देखो, इकोनॉमी के अंदर होता क्या है कि दुनिया के साथ जो हमारे रिलेशन, जैसे एक्सचेंज रेट होता है हमारा, डॉलर और रुपी का रिलेशन होता है, जब ये डाउन करें इंक्रीज करें तो इसका इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर पड़ता है। और हमें अपने देश की इकोनॉमी, देश की मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन पे इसके इफेक्ट को कम करने की कोशिश कर रही है हमारी सरकार। जिम्मेदार है इसके लिए कि जो भी रेट डाउन हो रहे हैं उसका असर हमारे जीवन पे ना पड़े ज्यादा कंपैरेटिवली। इस बात को समझ लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर हमें ऑफसेट करना है, यानी उसको कम करना है, उसकी भरपाई करनी है। किसकी? उस असर को कम करना है जो घरेलू मनी सप्लाई पे पड़ा है फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन की वजह से, यानी रेट के डिक्रीज इंक्रीज होने की वजह से जो भी होता है। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन।
इस सवाल में पूछा गया जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य जो सुरहा ताल के नाम से फेमस है, भारत का 100वां और याद रखिएगा उस राज्य का 13वां रामसर स्थल घोषित किया गया है, जो कि उस राज्य के बलिया जिले में आता है। वो कौन सा राज्य है? तो याद रखना ये भारत का जो 100वां रामसर स्थल है ये उत्तर प्रदेश राज्य का 13वां रामसर स्थल है, बलिया जिले में स्थित सुरहा ताल की बात हो रही, जिसका ऑफिशियली नेम जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य है। महिलाओं की सुरक्षा और आर्थिक निर्भरता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने स्त्री राइड नामक पहल शुरू की है? तो स्त्री राइड नाम की जो पहल है स्पेसिफिकली शुरुआत की गई महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और महिलाओं को रोजगार से जुड़ी, क्योंकि आत्मनिर्भर बनाना है आर्थिक तौर पर, ये तेलंगाना की सरकार लेकर आई है स्त्री राइड का कॉन्सेप्ट। जनवरी 2026 में भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार है याद रखो, इससे सम्मानित किया गया है किसे? तो इन सभी नामों में याद रखना चंदना सिन्हा जो रेलवे ऑफिसर हैं उनको सम्मानित किया गया इस अवार्ड से। इस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो की शुरुआत की है। तो प्रोजेक्ट जीरो लॉन्च किया गया है एक राज्य सरकार के द्वारा, और वो सरकार में नई सरकार बनी है चुनाव के बाद 2026 में, वो है केरला स्टेट, जिसका अब नाम केरलम है, यानी जीरो प्रोजेक्ट है ये भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए। देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, फ्रीक्वेंसीज इन द UHF रेंज नॉर्मली प्रोपोगेट बाय मींस ऑफ। UHF प्रास की आवृत्तियां समानता संचारित होती है। देखिए बच्चों ध्यान से, क्या होता है यहां पे पूछा है सबका रेंज होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 300 मेगाहर्ट्ज से ऊपर होता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। क्या होता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बच्चों? जैसे फ्रीक्वेंसी होता क्या, पहले एक को समझिए। जैसे मैं कहता हूं कि यहां पर वेव बन रहा है, सुनिएगा ध्यान से, 3-4 केस, ठीक है, 3-4 केस समझिएगा। जैसे यहां पर वेव बन रहा है, यहां पे वेव बन रहा है, यहां पे वेव बन रहा है। मैं कहता हूं इस सारा कांड 1-1 सेकंड में हुआ है, यहां भी 1 सेकंड में, यहां भी 1 सेकंड में, यहां भी 1 सेकंड में। एक बात समझिएगा, जब भी एक ऊपर एक नीचे वाला वेव बनता है, एक ऊपर एक नीचे मिलकर ट्रफ और क्रस्ट मिलकर एक वेव, यहां पे 2 वेव बना, यहां 1 2 3 बना, यहां 1 बना है। तो यहां पर 1 सेकंड में कितना वेव बना? 2 वेव बना। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी बच्चों? 2 हर्ट्ज। यहां पे 1 सेकंड में कितना वेव बना? 3 वेव, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 3 हर्ट्ज। यहां पे 1 सेकंड में कितना वेव बना? 1 वेव, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1 हर्ट्ज। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। 1 सेकंड में कितना वेव बन रहा है वही उसकी आवृत्ति कहलाती है। अब सुनिएगा ध्यान से, फ्रीक्वेंसी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी में क्या होता है? ग्राउंड वेव में भूत तरंगों के द्वारा, स्काई वेव्स आकाश तरंगों के द्वारा, सरफेस वेव सतह तरंगों के द्वारा, या स्पेस वेव। किसमें आपको अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगा? क्या दिखेगा? किसमें आपको अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगा? अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी आवृत्ति देखने को मिलेगा। ठीक है, किसमें मिलता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी? यह मिलेगा आपको कहां पे? स्पेस वेव में। कहां मिलेगा? व्योम तरंगों के द्वारा। स्पेस वेव, स्पेस में जो वेव बनता है उसमें ये सब चीजें देखने को आपको मिलता है ना। चलिए, वेरी लो फ्रीक्वेंसी भी दिख रहा है आपको, BLF शॉर्टकट है इसका। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज इक्विवेलेंट टू, उष्मागतिकी का प्रथम नियम इसके तुल्य है। देखिए फर्स्ट लॉ कहता है Q इक्वल टू डेल U प्लस W। Q क्या है आपका? Q है आपका हीट। क्या है? Q है उष्मा, जिसको हम लोग कहते हैं हीट। U क्या है बच्चों? एंथैल्पी या एंट्रोपी, जो चेंज इन एनर्जीज को बोलते हैं। W क्या है बच्चों? आपका वर्क यानी कार्य है। अब क्वेश्चन कह रहा है बच्चों क्या कि इसको समझिएगा, कभी भी किसी भी चीज से 100% वर्क नहीं ले सकते, और किसी भी चीज को उष्मा देंगे तो वो कार्य में बदलता है। कार्य में बदलता है ना बच्चों। जैसे कि हम लोग लकड़ी को जलाएंगे तो उससे हीट मिलेगा और हमारा खाना बन जाएगा। गैस जलाएंगे तो खाना बन जाएगा, हीटर जलाएंगे तो रूम गर्म हो जाएगा, AC चलाएंगे तो रूम ठंडा हो जाएगा। तो मतलब क्या है, AC वाला नहीं, केस आग वाला लीजिएगा। तो क्या किस पे काम करता है? ये काम करता है कंजर्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ताप का संरक्षण पे, कंजर्वेशन ऑफ हीट उष्मा के संरक्षण पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऊर्जा के संरक्षण पे काम करेगा। ऑप्शन नंबर C4 चमगादड़ इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
थर्ड देखिए, टेम्परेचर ऑफ द सन कैन बी फाउंड आउट बाय यूजिंग, सूर्य का ताप किस नियम द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। देखिए पहली बात बच्चों, सूर्य जो है जिसको हम लोग सन कहते हैं, सन में बच्चों एनर्जी कहां से आता है, ऊर्जा कहां से आता है, सूर्य में ऊर्जा आता है नाभिकीय विखंडन संलयन से, सॉरी न्यूक्लियर किससे बच्चों, न्यूक्लियर फ्यूजन से आता है, संलयन जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, संलयन कहते हैं, ठीक है। दूसरा कहानी बच्चों, इसमें क्या होता है, छोटा छोटा पार्टिकल जो है जुड़ के क्या होता है, बड़ा बन जाता है, इसको संलयन कहते हैं। दूसरा यही वाला का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, संलयन का ही इस्तेमाल करते हैं कहाँ, हाइड्रोजन बम में, कहाँ करते हैं, हाइड्रोजन बम में भी करते हैं। सूर्य का तापमान नापने के लिए जिस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं पायरोमीटर, क्या कहते हैं, पायरोमीटर। और इसका रेंज डिफरेंट डिफरेंट होता है, कहीं 3000 से ऊपर, कहीं 4000 से ऊपर, कहीं 7000 से ऊपर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है कि टेम्परेचर ऑफ सन कैन बी फाउंड आउट बाय वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, कैप्लस लॉ ऑफ मोशन, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ, या फिर बच्चों प्लैंक्स लॉ, क्या होगा, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ हो जाएगा, ठीक है, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला, ये है सूर्य बच्चों और ये है स्टीफन बोल्ट्जमैन का इक्वेशन है, ध्यान रखिएगा इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन क्या होता है, P इक्वल टू ई नॉट, क्या बच्चों, 8T⁴ स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, ये टेम्परेचर हो गया, सरफेस एरिया हो गया, इमिसिविटी हो जाएगा एंड पावर रेडिएशन हो जाएगा, इमिसिविटी का कोई यूनिट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने, एट व्हाट टेम्परेचर विल द फ़ारेनहाइट एंड केल्विन टेम्परेचर स्केल्स गिव द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू, किस ताप पर फ़ारेनहाइट एवं केल्विन ताप माप क्रमों पर एक समान संख्यात्मक मान होता है। देखिए एक क्वेश्चन पूछता है पहले एग्जाम में, बहुत ओल्ड हो गया, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट कितने पे बराबर होता है, तो बोलेंगे -40 पे, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे एक फॉर्मूला याद रखिएगा, आप पूछा है डिग्री सेल्सियस और किसमें, केल्विन में, सॉरी फ़ारेनहाइट और केल्विन पूछा है, फ़ारेनहाइट और केल्विन पूछा है। एक फॉर्मूला याद रखिएगा, C/100 इक्वल्स टू F-32/180 बराबर K-273/100, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। इसी फॉर्मूला में ध्यान रखिएगा, इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, तो F हो गया बच्चों -32 और 180 बराबर K-273/100, तो ये बच्चों क्या होता है, कट जाता है, ठीक है। तो कितने टेम्परेचर पे दोनों बराबर होगा, तो ये सो कैलकुलेट कीजिएगा, तो लगभग आएगा 574.25, है ना, 574.25 पे दोनों क्या होता है, बराबर होता है, डिग्री सेल्सियस और सॉरी फ़ारेनहाइट और कौन सा बच्चों, केल्विन, ठीक है, ध्यान रहेगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दोनों याद रखिए, डिग्री सेल्सियस अगर पूछेगा बच्चों, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कितने पे इक्वल होता है, तो 40 पे, -40 पे, और अगर ये पूछेगा तो कितना होगा आपका, ये होगा 574.25, ठीक। अगला, द वेलोसिटी और प्रोफाइल ऑफ ए विस्कस लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज, एक वृत्त के नली में बहते श्यान द्रव की वेग प्रोफाइल होती है, द वेलोसिटी प्रोफाइल ऑफ ए विस्कस लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। देखिए जो विस्कस, कोई गाढ़ा लिक्विड है जो सर्कुलर विस्कस से फ्लो कर रहा है, क्या कर रहा है बच्चों, सर्कुलर विस्कस से इस तरह से फ्लो कर रहा है, किसी भी सर्कल से क्या कर रहा है, इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो उसमें कैसा बनेगा, कोई भी विस्कस लिक्विड, जैसे तेल हो गया, करवा तेल, सरसों तेल, नारियल का तेल, है ना, कोई भी होगा, रिफाइंड ऑयल हो गया, हनी हो गया, शहद हो गया, तो ये हमेशा कैसा शेप बनाएगा, सिलेंड्रिकल, सर्कुलर, हाइपरबोलिक, पैराबोलिक, बेलनाकार, वृत्ताकार, अति परिवलयिक या परवलयिक, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, ठीक है। अगला, पैराबोलिक, परवलयिक, विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, जैसे पानी को गिराइएगा तो पानी जो है बच्चों आसानी से नीचे गिर जाता है, लेकिन शहद जो है आसानी से नीचे नहीं गिरता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, फाइबर लाइक नाइलॉन एंड पॉलिस्टर विच आर मेड फ्रॉम केमिकल आर कॉल्ड, नाइलॉन और पॉलिस्टर जैसे रेसे जो रासायनिक पदार्थों से बने होते हैं कहलाते हैं नेचुरल फाइबर, प्राकृतिक फाइबर, ऊल, ऊन, सिंथेटिक फाइबर या फिर सिल्क। सिंथेटिक फाइबर कहलाएगा नाइलॉन और कौन, फाइबर। नाइलॉन के कपड़े को बच्चों थोड़ा सा आपको बचा कर रखना पड़ता है, अगर आग और धागा से कैच, पॉलिस्टर बच्चों आग और धागा में सिकुड़ जाएगा, आग में, है ना, कांटे लगेगा तो बच्चों वो निकल जाएगा। रैपिड ड्राई वाले कपड़े पॉलिस्टर, जैसे आप कॉटन के कपड़ा खरीदने जाइएगा तो कॉटन का कपड़ा आपको महंगा देगा। हमारे तरफ बच्चों बिहार में क्या होता है, कभी कोई गेस्ट आता है उसको फुल पैंट शर्ट का कपड़ा देके भेजना पड़ता है, विदाई करना पड़ता है, तो उस केस में क्या होता है, अगर आप कपड़ा खरीदने का शर्ट का तो बोलेगा 1500 रुपए मीटर, लेकिन वहीं पे अगर आप जो है बोलिएगा सस्ता दिखाई ना, 500 रुपए मीटर दे देगा, उसमें लिंक कॉटन में पॉलिस्टर मिला हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला प्रोपेन? प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए मीथ पहला, जिसमें एक कार्बन होगा उसको मीथ कहते हैं, जिसमें 2 कार्बन होता है उसको ब्यूट कहते हैं, जिसमें 3 कार्बन होता है उसको प्रोप कहते हैं, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, फिर पेंट होता है 5 कार्बन को, है ना। तो हमारा काम इसी में हो जाएगा, 1 2 कार्बन 3 कार्बन, तो प्रोप हो गया बच्चों, मतलब 3 कार्बन होगा, ठीक है। अब इसी से खेल हो जाएगा। देखिए यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ 5 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, तो प्रोप। और एन किस में होता है? जिसमें इथेन, इथेन का क्या होता है? एल्केन, जिसको बोलते, सॉरी प्रोपेन एन जो होता है जिसमें एल्केन, क्या एल्केन का लास्ट में एन लगता है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड जिसमें होता है, क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों इसमें? C3H8। इसको बना लीजिए, प्रूव कर लेते हैं। सिंगल बॉन्ड होगा क्या? देखिए तो कार्बन कार्बन कार्बन, 1 2 हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 7 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन? डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड और प्लस O2 हाइड्रोजन क्लोरीन, HNO3 नाइट्रिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हो जाएगा बच्चों कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। ये बच्चों इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं एक्वारेजिया। क्या कहते हैं? एक्वारेजिया कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसको बोलते हैं अम्लराज। क्या कहते हैं बच्चों? अम्लराज, है ना। इसको बच्चों 3 चम्मच ये 1 चम्मच ये, मतलब 3:1 के रेशियो में ये क्या करेगा? पिघला देते। ये सोनार लोग इस्तेमाल करता है बच्चों, है ना। ज्वेलरी लोग, ज्वेलर जो बेचते हैं ना, क्लीन करने के लिए, है ना, मतलब ज्वेलरी को क्लीन करने के लिए। क्या करने के लिए? क्लीन करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, which is that chemical bond in which molecules are formed by the combination of atom? वो रासायनिक बंधन कौन सा है जिसमें परमाणुओं के संयोजन से अणुओं का निर्माण होता है? न्यूक्लियर फोर्स, शॉर्ट रेंज फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, नाभिकीय बल, लघु रेंज बल, विद्युत स्थैतिक बल या फिर गुरुत्वाकर्षीय बल। क्या कह रहा है बच्चों? विच केमिकल बॉन्ड इन विच मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में मॉलिक्यूल क्या करता है? आपस में मिल जाता है और बनाता है क्या? बॉन्ड। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 में कह रहा है फ्लाई एश पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय। फ्लाई एश प्रदूषण होता है ऑयल रिफाइनरी, तेल शोधन से, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, उर्वरक उद्योग से, थर्मल पावर प्लांट, ताप विद्युत संयंत्र से या माइनिंग खनन से। देखिए बच्चों, जब भी जैसे थर्मल पावर प्लांट जहां कोयले को जला के बिजली बनाते हैं, भारत में 65% जो बिजली बनता है ना बच्चों, 65% बिजली वो बनता है थर्मल पावर प्लांट से, पीपी से, है ना। और इसी से राख निकलता है। देखिए यहाँ पे ऐसे एक मशीन लगा रहता है, इसको बोलते हैं ESP, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। धुआं को छान लेता है, फिर भी धुआं बाहर निकलता है। आजकल बच्चों ईटा, पहले आता था मिट्टी वाला ईटा, जिसको ईटा को पकाते थे। अब ईटा आने लगा है बच्चों, कौन सा? वो वाला, क्या बोलते हैं? राख वाला। देखिए राख वाला ईटा, और राख वाला ईटा बच्चों जो है आजकल ज्यादा मजबूत नहीं होता, लेकिन वही चल रहा है। तो कहां से मिलेगा? थर्मल पावर प्लांट से। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर अब 11 देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है, विच एंजाइम इज कॉल्ड एज द मोलेकुलर सीजर? मोलेकुलर सीजर किसे कहते हैं? कौन सा एंजाइम को आणविक कैची कहा जाता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, लाइगेस, प्रोटीएस या फिर जाइमेस, किसे हम लोग कहते हैं? क्वेश्चन कह रहा है किसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? एंजाइम इज कॉल्ड मोलिकुलर सीजर। मोलिकुलर सीजर क्या होता है? जो कि डीएनए को कट करता है ना। देख रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, मोलिकुलर सीजर, ये क्या करता है? एंजाइम को कट कर दिया। देख रहे हैं बच्चों, इस तरह से कटिंग करके एंजाइम को डिस्ट्रीब्यूट और डिस्ट्रॉय करता है टारगेट साइट को। इसी को कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो कि सीजर मतलब काटना, और एंजाइम को जो डीएनए को काट देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एटीपी क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है बच्चों? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसी के रूप में बच्चों हमारे बॉडी को भी ऊर्जा देता है कौन? ये ऊर्जा देता है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं ना बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं, शक्ति केंद्र कहते हैं। तो ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है, नहीं करता है माइटोकॉन्ड्रिया? तो वही कहानी कह रहा है आपके सामने। क्या कह रहा है कि एटीपी इज एन एंजाइम विच ब्रिंग अबाउट ऑक्सीडेशन, एक एंजाइम जिससे द्वारा ऑक्सीनीकरण होता है, गलत। ए हार्मोन है, एक हार्मोन है, गलत। ए मॉलिक्यूल विथ हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड, उच्च ऊर्जा सहित फॉस्फोरस बंधन का एक अणु। ठीक, अगला क्वेश्चन, फुकोजेंटाइन पिगमेंट इज फाउंड इन फ्यूकोजेनिथिन
वर्णक पाया जाता है? नील हरी शैवाल में नीला ब्लू ग्रीन एल्गी, हरी शैवाल, रेड एल्गी, लाल शैवाल, ब्राउन एल्गी, भूरा शैवाल। फ्यूकोजेनिथिन किस में पाया जाता है बच्चों? ये होता है ब्राउन एल्गी में। देखिए ब्राउन एल्गी, टी में फ्यूकोटीन, उसके बाद एंटी हैंडोसिडी। बच्चों एक्चुअली क्या होता है ना, सी वीड्स, बहुत जगह पे बच्चों सी फूड खाते हैं लोग, पता है समुद्र के अंदर ये होता है एल्गी, इसको भी लोग खाते हैं, सेवन करते हैं ताकि उनके शरीर में जो पोषक चीजों की कमी पूरा करते हैं। इंडिया में ज्यादा नहीं फेवरिज्म होता है खाते हैं इसका, तो ये कौन होगा? ब्राउन एल्गी। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर है बच्चों, अ सिंगल जीन अफेक्टिंग मोर देन वन फिनोटाइप इज कॉल्ड। एक जीन एक से अधिक फिनोटाइप को प्रभावित करना। देखिए क्वेश्चन समझिए बच्चों, कह रहा है कि एक जो है ना, एक जीन एक से अधिक फिनोटाइप को करेगा। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है क्या होता है, इसको कहते हैं प्लियोट्रॉफिक, ऑक्सोट्रॉफिक, एजोट्रॉफिक या एप्लियोट्रॉफिक। क्वेश्चन समझिएगा बच्चों, प्लियोट्रॉफिक क्या होता है, इसका आंसर होगा प्लियोट्रॉफिक। क्या होता है सुनिएगा ध्यान से, किसी के घर में 3 भाई हैं, है ना, तीनों भाई में बच्चों दो भाई पढ़ लिख के बढ़िया काम कर रहा है, जिंदगी में अच्छा कर रहा है काम और बहुत अच्छा नाम कर रहा है। एक भाई जो है बच्चों वो नालायक निकल गया, गुंडागर्दी करता है, मारपीट करता है। तो दुनिया जो है ना उसके घर को उस 2 अच्छे भाई से नहीं देखेगा, देखेगा एक बुरा भाई से, और उसी के हिसाब से उसके घर का इंप्रेशन बन जाएगा। तो एकलौता जीन जो कि कैरेक्टर डिसाइड करता है बच्चों, एक्सटर्नल कैरेक्टर, उसी को बोलते हैं हम लोग फिनोटाइप। मतलब ओनली एक जीन होता है, क्या होता है? ओनली वन जीन होता है जो कैरेक्टर क्या करता है बच्चों? कैरेक्टर डिसाइड करता है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? फिनोटाइप। फिनोटाइप एक हो गया, देन सिंगल जीन अफेक्टिंग मोर देन वन फिनोटाइप, कैरेक्टर डिसाइड करेगा, ठीक है, उसी को बोलते हैं। अगला देखिए यहाँ पे सारा कैरेक्टर भी डाल दिए हैं। जैसे बच्चों देखिए प्लियोट्रॉफिक क्या कहता है? ट्रेट होते हैं, आई कलर हो गया, बोन डेंसिटी हो गया, लंग फंक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद ऑक्सोट्रॉपिक होता है बच्चों, जिसमें क्या होता है? म्यूटेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, कैन नॉट सिंथेसाइज एसेंशियल न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड देम टू मीडियम। उसके बाद एजोट्रॉपिक क्या होता है बच्चों? इसमें राइजोसोम, जैसे कि नहीं होता है धरती के अंदर जो चीजें उगती है उसमें जाके राइजोसोम, जैसे कि आपका जो मिट्टी के अंदर उगने वाले होते हैं, ठीक है। उसके बाद पेलेंटोट्रॉपिक, इसमें भी कुछ चेंजेस होता है, सिंगल रेगुलेटरी फैक्टर होता है, ये आपको याद रखना है बच्चों। पेलियोट्रॉपिक जिसमें एक जीन जो है पूरे फैक्टर को इफेक्ट करता है। अगला ग्यूटेशन इन प्लांट अकर थ्रू, पौधों में बिंदु श्रावण इससे होता है। देखिए ग्यूटेशन बहुत प्यारा चीज है बच्चों, आप जब भी पत्ता वत्ता कभी देखिएगा ना तो पत्ता के कोने पे देखिए, कोना पे पानी पानी मोती सा दिख रहा होगा, इसको कहते हैं ग्यूटेशन। क्या कहते हैं बच्चों? ग्यूटेशन। ग्यूटेशन क्यों होता है? पहला स्टोमेटा फाउंड ऑन लीफ, रंध्र जो पत्तियों में पाया जाता है, स्टोमेटा से बच्चों पौधा श्वास लेता है, ठीक है, ब्रीथ करता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हाइडा थॉट फाउंड ऑन लीफ, पत्तियों के जल रंध्रों द्वारा। हाइड्रोटॉट्स फाउंड ऑन स्टेम सरफेस, तने की सतह से जल रंध्रों द्वारा। ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त में से सभी। तो ये क्या होगा बच्चों? हाइड्रोटॉट फाउंड ऑन द लीव्स। इसमें हाइड्रोटॉट होता है जो कि पानी के बबल्स को ऐसे करके निकालता है और सुंदर सुंदर सा देखने में लगता है, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फ्लोइंग कैन अंडरगो सब्लिमेशन, निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातन से गुजर सकते हैं? ऊर्ध्वपातन मतलब क्या होता है कि ऐसे प्रोडक्ट जो डायरेक्ट सॉलिड ठोस थे और डायरेक्ट ठोस से किस में कन्वर्ट हो जाए? ये गैस में कन्वर्ट हो जाए। मतलब ये एक ठोस था और उसी ठोस से ये कन्वर्ट हो जाए किस में? गैस में कन्वर्ट हो जाए, उसको सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे आपने देखा वो कपूर, पूजा करने वाला कपूर जिसको कैम्फर कहते हैं, कैम्फर जो उसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है, देखे ना, नेफ्थलीन बॉल, फिनाइल की गोली। तो कह रहा है इनमें से कौन ऐसा हो सकता है? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोरेट, अमोनियम सल्फेट या अमोनियम फॉस्फेट। इसका फॉर्मूला होता है NH4Cl। क्या होगा इसका? जो भी आंसर होगा उसका फॉर्मूला होगा NH4Cl। और NH4Cl क्या होगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड होगा, क्लोरेट होगा, सल्फेट होगा या फॉस्फेट होगा। आसान कर दिया क्वेश्चन आपके सामने। क्या हो जाएगा इसका आंसर? NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। क्लियर है? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17। An object of mass 13 kg is moving with a uniform velocity of 5 meter per second. What is the kinetic energy possessed by the object? 13 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड
के एक सामान्य वेग से गति कर रही है, वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, यह आपसे पूछ रहा है। ठीक है, देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। गतिज ऊर्जा क्या होता है? किसी वस्तु में गति में बदलाव के कारण कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होना गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब मास कितना दिया हुआ है? 13 किलो दिया हुआ है, और वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो क्या हो गया बच्चों? हाफ मास हो गया 13, वेलोसिटी हो गया 5 गुना 5, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 25, है ना? 25 और 13, 13 25 13 और 25 हो गया। ठीक है, यही ना बच्चों? 13 हो गया, इसको कटा दीजिएगा डेसिबल में तो 25 और कितना हो गया? 13 हो गया, है ना? तो 250 हो गया, ऐसे 250 और 25 जोड़ दीजिएगा उसमें 300, वो हो गया 75, मतलब 3 5 3 या 15, 1 बचा हाथ में, और 3 2 जा 6 और 5 6 5 11 12 का 2, 1 बचा हाथ में, 2 3 300, 300 कितना हो गया? 25 बटा क्या कर देंगे? 2, तो ये जाएगा कितने? एक बार में। ये यहाँ कटेगा 12 जाएगा कितने बार में? 6 बार में। फिर यहाँ पे कटेगा कितना? 2 बार में, और फिर कटेगा 5 बार में। तो 162 क्या हो जाएगा? 5 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 162.5 जूल के बराबर। ठीक है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, 162.5 जूल के बराबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल वेयर इन दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें पीट कर पतली चादरें बनाई जा सकती है क्या कहलाती है? एक बार सुनिएगा, छोटा सा ट्रिक देते हैं। मार पीट जानते हैं? जैसे किसी को मारिएगा तो छितर जाएगा वो। जैसे कभी आटा गुने, आटा में जैसे मारते हैं तो वो क्या होता है? फैलता है। तो मारेंगे जब भी कोई लोहा को मारिएगा, जैसे छेनी हथौड़ी को धार करते तो हथौड़ा लेके मारते हैं ऐसे करके, तो वो फैलता है, सीट फैलता है। तो मार मार कर सीट में बदलना, तो एक्सपेंशन विस्तार, मेलिएबिलिटी अधातुवर्धनीयता, या फिर बच्चों डक्टिलिटी लचीलापन, या कंडक्टिविटी प्रवाहकरण। तो इसका जब भी आएगा बच्चों तो याद रखिए मेलिएबिलिटी। कैसे ट्रिक याद रखेंगे? इसमें ट्रिक याद रखेंगे, मार मार के हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो एम से होगा क्या? मेलिएबिलिटी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द एसोफेगस एंड लाइनिंग ऑफ द माउथ आर ऑल्सो कवर्ड विथ डैश। ग्रसिका और मुंह के परत भी डैश से ढकी होती है। मुंह के अंदर लाइनिंग होती है, ये सब किससे ढकी होती है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। स्क्वैमस इपिथेलियम, पपड़ीदार उपकला से, सिलिटेटेड इपिथेलियम, रोमक उपकला से, कोलुमिनर इपिथेलियम, स्तंभकार उपकला से, ग्रैनुलर इपिथेलियम, ग्रंथीय उपकला से। तो क्या होगा? स्क्वैमस इपिथेलियम से। ठीक है, मुंह की लाइनिंग या पेट की आंत की लाइनिंग किससे होता है? इसी से होता है। अगला क्वेश्चन दे रहा है, द पीएच ऑफ प्योर वाटर इज। शुद्ध जल का पीएच मान क्या है? 2 6 7 8। देखिए पीएच मान का अगर बात करेंगे तो बीच में होता है 7, इधर होता है 0, इधर होता है 14। किसी चीज का मान अगर 7 के नीचे होगा तो वो एसिड कहलाएगा, अगर 7 के ऊपर होगा तो वो बेस क्षार कहलाएगा, और 7 पे ना तो एसिड ना तो बेस, यानी क्या कहलाएगा? न्यूट्रल कहलाएगा। तो 7 क्या हो गया? न्यूट्रल पानी का। क्लियर है? चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी उत्तक नहीं है? कनेक्टिव टिश्यू मतलब वो होता है जो किसी चीज को जोड़ता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अब कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? कार्टिलेज टिश्यू, उपस्थि उत्तक, मसलर टिश्यू, मांसपेशी उत्तक। बच्चों अपने आप में एक उत्तक है, ये नहीं होगा। 4 तरह के उत्तक होते हैं, एक हो गया मांसकुलर, एक हो गया कनेक्टिव संयोजी, एक होता है उपकला, उपकला को कहते हैं, थर्ड को इपिथेलियल, क्या कहते हैं? इपिथेलियल कहते हैं, और एक होता है, चौथा होता है आपका नर्वस, तंत्रिका। कौन होता है? नर्वस, जिसको हम लोग कहते हैं तंत्रिका उत्तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द वॉल ऑफ स्क्लेरेंकाइमा सेल आर थिकन ड्यू टू। कह रहा है बच्चों स्क्लेरेंकाइमा कोशिका की दीवारें डैश के कारण मोटी होती है। ये किसका बात कर रहा है? प्लांट सेल का बात कर रहा है। ठीक है बच्चों, प्लांट के टिश्यू का बात कर रहा है। तो स्क्लेरेंकाइमा किस में होता है? प्लांट में होता है। पैक्टिन, हेमीसेलुलस, सेलुलोस या लिग्निन किसके कारण होता है? ये होता है लिग्निन के कारण। और ये क्या करता है? रिजिडिटी प्रदान करेगा। क्या करेगा? रिजिडिटी प्रदान करेगा। और रिजिडिटी मतलब कठोरता प्रदान करता है, और वाटर प्रूफ बनाता है प्लांट को। ठीक है, वाटर से प्रूफिंग करता है, मतलब बचाता है इसको। ठीक है ना, वाटर से क्या करेगा? प्रूफिंग करेगा, बचाएगा। पानी से क्या करता है? बचाने का काम करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर कॉर्ड। किसी धातु को पतले तार में
खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? अब देखिए, मार मार कर मेल्युबिलिटी और करंट होता है दो तरह का, आपको पता होगा, एसी करंट और डीसी करंट। डी से जो नाम होगा उसी में करंट बहेगा, है ना। डॉ थिन वायर, थिन वायर मतलब बच्चों पतले तार में, और तार में करंट बहता है। ट्रिक है बच्चों, तार में क्या कहता है? करंट बहता है, विद्युत बहता है। तो करंट कहाँ? करंट डीसी, और डी से जो नाम होगा वही आंसर होगा। कौन सा डी से नाम है? डक्टिलिटी, यानी लचीलापन, ठीक है। तो मेलेबिलिटी मार मार कर पतले चादर बदलना, और डक्टिलिटी खींच खींच कर तार में कन्वर्ट करना, ठीक। अगला क्वेश्चन, द ऑर्गन डेट हैव डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर और डिफरेंट बेसिक डिजाइन बट हैव सिमिलर अपीयरेंस एंड परफॉर्म 5 सिमिलर फंक्शन आर कॉल्ड। कह रहा है बच्चों, वे अंग जिनका मूल्य संरचना या मूल डिजाइन अलग अलग होते हैं लेकिन दिखने में सामान्य होते हैं और 5 सामान्य कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? बायोजेनेटिक लॉ, जैव अनुवांशिक कानून, एनालॉगस ऑर्गन, अनुरूप अंग, होमोलॉगस ऑर्गन, समजातीय अंग या फॉसिल जीवाश्म। देखिए, दो इसमें नहीं फोटो, दो तरह के अंग होते हैं। एक होता है देखने में डिफरेंट लगेगा, काम सेम करेगा। एक होता है काम सेम काम अलग अलग करेगा, दिखने में सेम होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या? डिफरेंट बेसिस, देखने में अलग अलग होगा लेकिन काम सेम करेगा, ये है एनालॉगस। जैसे पक्षी का बच्चों पंख जो है, पक्षी जैसे हमारा, देखिए जैसे हमारा ये लिम्ब बच्चों, हाथ जो है, हम अपने हाथ से लिखते हैं, है ना। कुछ ऐसे पक्षियां जो उड़ते हैं, तो हम लोग का देखने में क्या अलग अलग, लेकिन काम सेम कर रहे हैं हम लोग, है ना। उसी तरह से होगा होमोलॉगस। इसमें क्या होता है? वर्क। एनालॉगस में क्या होता है? समजातीय में अंग देखने में सेम होगा, कार्य में अलग होगा। क्लियर है? क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज ए वोल्टेज ऑफ 240 वोल्ट एंड करंट ऑफ 0.6 एम्पियर हैज ए पावर ऑफ। एक विद्युत बल्ब जिसका वोल्टेज 200 कितना है वोल्टेज बच्चों? 240 वोल्ट है, और करंट कितना है? 0.6 एम्पियर है। उसकी शक्ति, तो शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? पावर होता है वोल्टेज इंटू करंट हो जाएगा। वोल्टेज कितना है? 240 है, करंट कितना है? 0.6 है। कटा दीजिएगा, 10 आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 6 चौके 24, 2 बचा हाथ में, 6 दूनी 12, 1 14, तो कितना? 244 वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। यही था 25 क्वेश्चन आपके सामने जो मैंने करवाया। अब आपको कमेंट में बताना है कि पीएच स्केल की खोज कौन की है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, पीएच स्केल की खोज कौन की है, हु डिस्कवर्ड पीएच स्केल, बताना है, होमवर्क है कमेंट में, ठीक है। ऐसे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के लिए कैरियर के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।